बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। मैं हूँ ईशा अली खान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लेकिन जाते जाते क्योंकि ये आज हमारा 2024 का आखिरी प्रोग्राम है। साल 2024 अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और हमारा प्रोग्राम भी आज का इस साल का आखिरी प्रोग्राम है। तो बहुत सारी जो पुरानी यादें थी उनको अगर हम ताज़ा कर लें, कैसा रहा 2024 आपका? जो उबूर किए, बहुत से चैलेंजेस थे जिसका हमें बहसीत पाकिस्तानी भी सामना रहा, इंडिविजुअली भी रहा, और हमारे मीडिया को तो जाहिर बात है बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना रहता ही है। उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला साल है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इशाल आप बताइए कितने चैलेंजेस थे, कितनी मुश्किलात थी ओवरऑल, अगर आपसे राय ली जाए तो कैसा रहा 2024? अच्छा, हमारा 2024 अगर हम ओवरऑल देखें तो एक तो पॉलिटिकल हमारा बड़ा ही हैपनिंग, फुल ऑफ हैपनिंग। हाँ बिल्कुल, इलेक्शन भी हुए, नई हुकूमत भी आई हुई, और फिर हमें अगर हम मुआशी तौर पर देखें तो इस्तेहकाम नज़र नहीं आया, महंगाई अरूज पर रही, हमें बहुत सारे चैलेंजेस अंदरूनी और बैरूनी जो है वो दरपेश रहे। फिर हम अगर वैसे इंडिविजुअली जैसे आप कह रहे हैं कि मुझे क्या क्या इस तरह के साल पूरे में देखना पड़ा, क्या क्या चीज़ें मेरे साथ हुई, तो मेरा एक बहुत बड़ा लॉस था। मैंने अपने बेटे को खोया और मेरे लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, और उससे मैं अभी तक अगर मैं सोचूं तो मैं निकल नहीं पा रही। तो मैं 2024 को भुला देना चाहती हूं, क्योंकि मुझे लगता है हम सबके लिए आजमाइशी रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि 2024 के अंदर जो मुश्किलात हमें दरपेश रहीं, अब उससे छुटकारा मिल सकेगा। जो गोल्स हमने सेट किए हैं उसमें हम अचीवमेंट हासिल कर सकेंगे, उसमें कामयाबी हासिल कर सकेंगे, और 2024 का जो आखिर है वो काफ़ी उम्मीद अफजा दिखाई देता है। बिल्कुल, अगर मईशत की जिस तरह आपने बात की है उसमें काफ़ी बेहतरी देखी दे रही है। जो हमारी सियासी एक गैर यकीनी सूरत हाल थी, एक इंतशार था, लोग बटे हुए थे, जमातें बटी हुई थी, अब लग रहा है कि चीज़ें सेटल डाउन होने जा रही हैं, और इस वजह से उम्मीद भी बनती जा रही है कि बेहतरी आएगी। जो चीज़ें हम नहीं कर पाए थे 2024 में, 2025 में कर पाएंगे। और ये ओवरऑल पाकिस्तानियों का 2024 कैसा रहा और 25 से मुतल्लिक उनके क्या तासुरात हैं, इस पर भी बात करेंगे। जरा जायजा पहले टॉप 5 स्टोरीज शामिल कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम तमाम शहरों से भी जानेंगे कि वहाँ के लोग क्या कहते हैं, उनका 2024 का जो पूरा एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, वो 2025 के लिए वो कितने पुरुम्मीद है। तो सबसे पहले जी 2024 का आखिरी रोज़ है, तो मौसमियाती तब्दीलियों के एतबार से हम बात करेंगे कि साल 2024 जो है वो कितना चैलेंजेस साबित हुआ मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से पाकिस्तान के लिए। और फिर साल 2024 में जो हुकूमत की महंगाई कम होने के दावे थे, अवाम ने महंगाई की उस कमी को दादोशुमार का फेर करार दे दिया है। तो इसमें कितनी सदाकत है, क्या वाकई महंगाई कम हुई थी या फिर वाकई हेर फेर था? बिल्कुल, और फिर बात होगी साल 2024 में इंटरनेट की आंख मचोली मुसलसल जारी रही है, और वैसे तो हर चीज़ को डिजिटलाइज किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। आईटी सेक्टर को, आईटी इंडस्ट्री को कहा जा रहा है कि उसमें मज़ीद तक़वियत दी जाएगी, उसके लिए नए नए मनसूबे लेकर आए जा रहे हैं, ट्रेनिंग सेशंस किए जा रहे हैं। लेकिन ये इंटरनेट का मसला कितना तबाहकुन रहा है, फ्रीलांसर्स इससे कितने मुतासिर हुए हैं, आम इंडिविजुअल, आम यूज़र इंटरनेट का वो इससे कितना मुतासिर हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि इसके मईशत पर भी क्या असरात थे, और आखिर में बात करेंगे कि साल 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा डैम चीन का ये मंसूबा है। इंडिया को आखिर क्यों इनसिक्योरिटी है? इंडिया को हमेशा ही मसला होता है, इंडिया को हमारे से भी मसला है। खुद को डैम पे डैम बनाते जा रहे हैं, अपने मसले उन्होंने हल कर लिए हैं, और जब कोई और डैम बनाता है या फिर उसे किसी चैलेंज का सामना होता है तो उसे इंडिया को इनसिक्योरिटी। जुनैद, इंडिया को मसला ये है कि कोई और तरक्की कैसे कर सकता है, कोई और उससे आगे कैसे निकल सकता है, अपनी आवाम के लिए ना सोचे, सिर्फ हमें ही सोचने दीजिए। गो कि वो खुद भी नहीं सोचते, हर चीज़ को उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया मोदी सरकार ने। तो ज़रा उनका भी जायज़ा लेंगे क्या प्लान्स हैं उनके। तो आगाज़ कर लेते हैं नाज़रीन, सबसे पहले ज़रा रुख कर लेते हैं औलिया के शहर का, जहाँ पे 2024 के मुतल्लिक मुख्तलिफ मिले जुले रुझानात। बिल्कुल जी, मुख्तलिफ आरा हैं लोगों की। कुछ लोग बड़े खुश नज़र आए 2024 में और कुछ लोग मायूस भी नज़र आए। तो फिज़ा मरियम मुल्तान में हमारे साथ मौजूद है। फिज़ा मरियम, आप बताइएगा मुल्तान के शहरी क्या कहते हैं 2024 के हवाले से, और कितने पुरुम्मीद हैं 2025 के लिए? 2025 का आगाज होने को है, लेकिन आइए पहले एक नज़र डालते हैं 2024 पर। कुछ के लिए 2024 खुशियों से भरा साल रहा, तो कुछ के लिए मायूस कुन भी रहा। जानते हैं लोगों से उनकी क्या राय है 2024 के हवाले से।
2024 अच्छा रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे अच्छे दोस्त मिले हैं। मैं एक ऐसे साइड से आया हूँ जहाँ पे जो है कोई एजुकेशन नहीं है। इधर आके मेरा एक्सपीरियंस रहा, मुझे दोस्त मिले, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग मिले, कल्चरल जिस तरह हैं वो डाइवर्स कल्चर के लोग मिले हैं, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। 2024 सच मेरे लिए तो अच्छा नहीं था। उसकी एक वजह यह है कि मेरे बहुत सारे दोस्त थे, शुरू से हम इकट्ठे पढ़ते आ रहे थे, यूनिवर्सिटी लाइफ भी इकट्ठे गुजारी है, लेकिन अब उनकी शादियाँ हो गई हैं। अब मैं तनहा रह गया हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि 2025 अल्लाह करेगा मैं भी उसी सफ़ में शामिल हो जाऊंगा जहां मेरे दूसरे दोस्त गए हैं। 2024 ऐसा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि घर वालों ने कहा था कि आपको इस साल में शादी कर लेंगे, लेकिन हुई नहीं है। तो होप्स हो कि नेक्स्ट ईयर में हो जाए। मेरे लिहाज से 2024 जो गुजरा है ना, उसमें बहुत ज़्यादा क्राइसिस और जो माशी मामलात हुए हैं, गुर्बत, काफ़ी मसले मसाइल रहे हैं। और मेरी दुआ है कि जो 2025 शुरू हो रहा है उसमें अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा करे। 2024 से जो है ना, जो उम्मीदें वाबस्ता थी उसमें कुछ हद तक गवर्नमेंट अपने मामलात को बेहतर कर सकी है और हम चाहते हैं कि उसमें मज़ीद बेहतरी है और 2025 में पब्लिक रिलीफ मैक्सिमम हो ताकि आम लोगों तक उनके जो असरात हैं मुरतब हो। अच्छा रहा, किसी हद तक बहुत सी एक्सपेक्टेशंस थी कि नई आने वाली जो गवर्नमेंट है वो कुछ पॉलिसीज़ लेके आएगी, कुछ नई चीज़ें आएंगी हमारे इंस्टीट्यूशंस के हवाले से भी और ग्रॉस रूट लेवल पे भी बहुत सी एक्सपेक्टेशंस थी। स्टार्ट ले रहे हैं 25 में, देखते हैं किस हद तक वो अपने जो प्रॉमिसेस हैं उन पे पूरे उतरते हैं। 2024 तमाम यादें, कामयाबियां और नाकामियां लेकर अलविदा कह रहा है। उम्मीद है कि साल 2025 हम सब के लिए खुशियों का साल साबित होगा। कैमरामैन तनवीर गिलानी के साथ फिजा मरियम, एक न्यूज़ मुल्तान। ये मुल्तान के शहरियों का तासुरात थे, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग एक मजे का था। वो कहता है जी मेरे सारे दोस्तों की शादी हो गई है, मैं अकेला रह गया। ये तो बाकी बहुत जुनेद के उसके ऊपर क्या रिमार्क से शुक्र करो तुम। हाँ, तो और क्या अगर वो हमसे मशवरा लेता हम उसको कहेंगे भाई शुक्र करो कुछ टाइम तुम्हें और मिल गया, क्योंकि शादी आप जितना मर्जी लेट कर लें, शादी होने के बाद यही फीलिंग आती है कि शायद जल्दी हो गई। जुनेद आपको कुछ ज्यादा फीलिंग आ रही है? आप तन्हा रह जाने वाले दोस्त से पूछे कि उसके देखे ना जो अंदर की फीलिंग है वही बतानी चाहिए। अब आप जरा सियासी तजिया कर रही हैं तो ये और बात है। नहीं सियासी तजिया नहीं, क्योंकि मैं बीइंग अ वुमन मैं तो यही कहूंगी कि एक खुशगवार जिंदगी गुजारी जा सकती है अगर मर्द सुधर जाए तो हम आगे ये तो मुमकिन ही नहीं है ना कि औरत को लगे कि मर्द सुधर गया और मर्द को लगे कि औरत सुधर गई है। खैर ये तो चलता रहेगा। लाहौर का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल, लाहौर के शहरी क्या कहते हैं, उनके क्या तासुरात रहे 2024 के हवाले से और 2025 के लिए वो कितने पुरुमीद हैं, ये हम जान लेते हैं शहरियों से ही। ब्रेकअप हो गया लोगों से, ठीक है, सारी असलियत लोगों की बाहर आ गई, फेक पीपल्स, दोगले, कोई आपकी खुशी से खुश नहीं हो सकता। जी देखो जी, मैं अगर गल करा अपनी 2024 मेरे वास्ते तो बड़ा एक जिन्होंने कहते ना चढ़दी कला का प्रतीक रहा है तो काफ़ी चंगा लगा। 2024 बड़े दोस्तों को मिले हैं तो काफ़ी अच्छे जोड़े लोग ने इतने जो डिपार्टमेंट च आया उन्होंने होया, मेरे नाल एक जनाब साहब मौजूद ने पिछे, उन्होंने काफ़ी गहरी दोस्ती हुई। अगर फाइनैंशली गल करा वो भी बहुत वधिया रहा, क्योंकि हॉस्टलाइज आ घर वालों को काफ़ी खर्चा करवाया मैं। बहुत दुख वाली बात है ये आपने सवाल पूछ के, बहुत दुखी था 2024। 2023 फिर बेहतर था। 2024 जो था वो इतना अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे मिले थे जो ना मुझे पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहेंगे। 2024 अच्छा था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेसन्स मिले हैं। कोई भी कभी भी बदल सकता है, आपको अपने आप को किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए और अपनी जो लाइफ है वो सिर्फ अपने ऊपर ही डिपेंड होना चाहिए, आपको दूसरों पे खुद को डिपेंड नहीं करना चाहिए। मेरा 2024 जो है वो बहुत अच्छा था अगर देखा जाए तो अपनी निस्बत, लेकिन जो चैलेंजेस थे वो बहुत ज़्यादा थे। जॉब्स के हवाले से भी पाकिस्तान में सूरत हाल जो है वो इंतहाई कशीदा है, हालात इतने ठीक नहीं हैं। 2024 चैलेंजिंग भी था, लेकिन बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। जैसे हमारा PU में एडमिशन हो गया, लेकिन ऐसे एडमिशन के लिए पहले टेस्ट वगैरह हुए, कभी लग रहा था होगा नहीं होगा, दुआएं की, लेकिन हो गया फिर एडमिशन, तो एक अच्छी चीज़ हुई थी। 2024 तो माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है, ठीक है, जॉब्स भी काफ़ी की हैं और ब्रेकअप्स भी काफ़ी हुए हैं। 2024 बड़ा अच्छा गुजरा है और हर दिन अच्छा गुजरा है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कुछ दोस्त ऐसे मिले जिनसे बस जान छुड़वाई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था मेरे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह जो चाहती थी मैं सब कुछ मुझे मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा था, नए दोस्त मिले, PU में एडमिशन हुआ, चैलेंजिंग भी था लेकिन बहुत अच्छा था, नए ये कह लो एक्सप्लोर करने को बहुत मिला। ये तो ये लाहौर के शहरी और ओवरऑल लगता है कि जो इनको एक्सपीरियंस 2024 में मिल गया शायद वो पूरी जिंदगी में नहीं मिला। और अक्सर तो हमें दिल जले कुछ लोग तो बड़े मायूस नजर आए और कुछ लोग बड़े दिल जले भी थे बीच में।
कुछ के ब्रेकअप्स भी बहुत ज़्यादा हुए और कुछ को बहुत कुछ मिल भी गया, तो ये तो चलता रहेगा, कुछ खोता है कोई कुछ पा लेता है। तो इसी तरह की सिचुएशन जो है वो हम देखते हैं कि इस्लामाबाद के शहरी क्या कहते हैं। बिल्कुल, इस्लामाबाद का रुख करते हैं और जानते हैं कि उनका 2024 कैसा गुजरा, 2025 को लेके कितने पुरुमीद हैं। साल 2024 इस्लामाबाद की आवाम के लिए कैसा रहा, कौन सी अच्छी यादें और कौन सी बुरी वाबस्ता रही, और 2025 के साथ क्या तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए हैं, आइए जानते हैं। 2024 बहुत अच्छा गुजरा मेरा, और 2025 में मैं ये चाहता हूँ कि मैं अच्छे काम करूँ। 2024 अच्छा था, मतलब कि 2024 में भी खुशियाँ हो गए या और कुछ दोस्तों के साथ काफ़ी टाइम एंजॉय किया। इंशाल्लाह 2025 भी अच्छा होगा। 2024 ने बहुत सी यादें दी हैं, बहुत से अच्छे रिश्ते जहां दिए हैं वहां अच्छे रिश्ते छूटे भी हैं, और जाहिर सी बात है अब 2025 के लिए यही सोच रहे हैं कि मज़ीद और प्रोग्रेस, मज़ीद और तरक्की के लिए हमें आगे बढ़ना है। बहुत अच्छा गुजरा है हमारा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जॉब जो थी वो बहुत अच्छी थी, इसलिए मुझे जॉब भी बड़ी अच्छी मिली है। अभी 2025 का ये प्लान है कि हम चाह रहे हैं कि बाहर मूव किया जाए। 2024 हमारे लिए बहुत अच्छा गुजरा, हम लोग उम्रे पे गए, बहुत अच्छे दिन गुजरे, वो हमारे लिए बहुत अच्छी यादगार साल होगा। आगे हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग इटली में जाएंगे। 2024 में हम लोगों ने प्याज आलू ही खाए हैं और ये सब्जी पे गुजारा किया है, बस दुआ करें 2025 में कोई मटन का रेट भी गिर जाए। साल 2024 आवाम के लिए एक मिला जुला जो है वो साल रहा, लेकिन 2025 के लिए लोगों की जो तवक्कुआत हैं, ज़्यादातर शहरी जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। ये एक तशवीशनाक सी बात है। कैमरामैन माजिद अली के साथ किरण खान, एक न्यूज़, इस्लामाबाद। अच्छा, यहाँ पर भी बड़े मज़े के कमेंट्स थे लोगों के कुछ लोग तो बड़े मायूस नजर आए। कुछ लोगों का आपने देखा 2024 में सिर्फ उन्होंने आलू प्याज खाए हैं और अब वो गोश्त खाना, और वो आलू प्याज के बाद भी माशाल्लाह जितनी सेहत थी, तो अच्छा है कि उन्होंने आलू प्याज ही खाया। अगर वो गोश्त खाते थे शायद मजीद सेहत बढ़ जाती है। अच्छा, वो पैनल काफ़ी देर से चाह रहा है कि मैं आपसे पूछूं कि आपका ब्रेकअप कब हुआ था 2024 में, लेकिन मैं उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होने दूंगा। नहीं, वैसे आप बताएं तो 2024 आपका कैसा? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा है, और लेकिन चैलेंजेस से भरपूर था। वो जो एक तब्दीली वाला एलिमेंट है वो भी देखा गया। मैंने एक न्यूज़ को ज्वाइन किया क्योंकि एक तब्दीली मेरे लिए बहुत बड़ी थी। एक लंबे अरसे से थे, मैं एक डिफरेंट टीवी चैनल के साथ वाबस्ता था, और जब आप चेंज करते हैं, हिजरत करते हैं, तो उसके साथ आप ये तवक्को करते हैं कि उसमें बेहतरी आएगी। हिजरत में बरकत ही होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आई भी है। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह के चैलेंजेस ओवरऑल थे हमें, वो जिसकी आप भी बात करें थी कि इकॉनमी के हवाले से हम बहुत ज़्यादा परेशान रहे, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, फिर मुख्तलिफ सेक्टर्स थे वो। अच्छा, जुनैद है जिस तरह से ओवरकम किया ना चीज़ों को, जिस तरह से वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने भी उसी तरह करना है। मैं इस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि असल जो नुक्ता है उस पर आपने आने नहीं देना किसी को। देखिए, हम सबसे जान रहे हैं, और दूसरों को अपने नुक्ते पे लेकर आना है। इसके साथ साथ हम जिस तरह पहले भी बात कर रहे थे शायद कि मौसम का भी एक बड़ा दखल रहा है। मौसम ने तो हमें बहुत तंग किया है। अगर गर्मी थी तो वो जा नहीं रही थी, सर्दी थी तो वो आ नहीं रही थी। तो मौसमियाती तब्दीलियों के एतबार से भी 2024 का जो साल था वो तबाहकुन रहा। हमारी फसलें जो हैं वो काफ़ी मुतासिर हुई। हमने अपनी इकोनॉमी के ऊपर असरात हुए, आपके मूड्स के ऊपर इवन इसके असरात होते हैं। अगर आप नॉर्मल वेदर का सामना नहीं कर रहे तो आपके चिड़चिड़े से होने लगते हैं, बढ़ जाते हैं, आप डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। और इसी तरह से हमने देखा भी सही, पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे पाकिस्तान उन ममालिक के अंदर शामिल है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। गर्मियों के अंदर गर्मी की जो शिद्दत है वो बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, बारिशें कम हो रही हैं, बेवक्त की हो रही हैं, जिसकी वजह से सारे मसाइल। और उसकी वजह ये भी है ना जुनैद के तमाम ममालिक ने मिलकर कंक्रीट के पहाड़ खड़े करने शुरू कर दिए हैं। सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट, उन्हीं से जान लेते हैं। सरदार साहब, वेलकम टू शो कहेंगे। आज 2024 का आखिरी प्रोग्राम हम भी कर रहे हैं, आखिरी दिन है। 2024 मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से कैसा रहा, थोड़ा सा अगर आप रोशनी डालें तो। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जैसे आप खुद जिक्र कर रहे थे, बहुत गैर मामूली तौर पे गर्म रहा 2024। और पहले आपको याद होगा कि 2023 जो था उसके एंड पे ये डाटा जब देखा गया तो सामने बात आई थी कि 2023 गर्म तरीन साल रहा। पिछले जब भी डाटा रिकॉर्ड कीपिंग शुरू हुई है 1850-1900 टाइम पीरियड से, जब इसको कंपेयर किया जाता है लीरा से, लेकिन 2024 के पिछले 11 महीने मुसलसल गर्म साबित हुए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये कहा जा रहा था कि जब ये साल एंड होगा, अब 2-4 दिन में डाटा आ जाएगा, तो 2024 2023 को पीछे छोड़ सकता है। यानी कि ज़्यादा गर्म गुजरा है 2024 उसके मुकाबले में खासे बड़े मार्जिन से। यानी वो जो थ्रेशोल्ड वैल्यू
पेरिस एग्रीमेंट के तहत रखी हुई है। आलमी दुनिया ने कि जी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड है तो सरदार साहब अगर हम देखें तो जब भी हमारे ऊपर कोई आफत आ पड़ती है, कोई मुसीबत आ जाती है, तो फिर हम सदेबाब करने चल पड़ते हैं। उससे पहले हम इकदामात नहीं सोचते कि हमें उससे पहले कुछ करना चाहिए। जैसे हमें स्मॉग का सामना रहा और हर साल हमें स्मॉग का सामना होता है, फिर हमें छुट्टियों पर जाना पड़ता है, स्कूल बंद करने पड़ते हैं, ऑफिस बंद करने पड़ते हैं। 2025 के लिए अब क्या समझते हैं कि क्या रेजोल्यूशन पास होना चाहिए? क्या हमें अपने गोल सेट करने चाहिए कि हम 2025 में उन तमाम चीज़ों से हमें ना सामना करना पड़े जिनसे हमने पिछले साल में किया? देखिए जी, बड़ी मतलब ये है कि पेशबंदी के तौर पे जैसे 2025 में अब स्मोक सीज़न अक्टूबर के एंड पे मिड ऑफ अक्टूबर से तकरीबन शुरू हो जाता है, तो उससे पहले यानी कम से कम 3-4 महीने पहले आपको जितनी तैयारियां करनी होती हैं वो करें आप। उसमें अब पहले भी बात होती रही है कि जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, ख़ासकर स्मोक के हवाले से पहले बात करते हैं कि उसमें लाहौर और गिरदनवा में जितनी स्मोक होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्ट एमिशंस का होता है, फिर इंडस्ट्रीज की एमिशंस। यानी ये 2 चीज़ें तो ऐसी हैं, 2-3 चीज़ें कि जिनको आप कुछ अर्सा पहले से इकदाम करना शुरू करें तो कंट्रोल किया जा सकता है। और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं किया है तो इसका मतलब खासी उसमें कमी लाई जा सकती है। फिर जैसे अभी कल मैं देख रहा था कि लाहौर में कोई स्मोक टावर लगा भी जी, तो इस तरह की चीज़ें और भी की जा सकती है। अच्छा, ये कितना इफेक्टिव हो सकता है सरदार साहब, क्योंकि एक लगा है पूरे लाहौर में, 2 से 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी है लाहौर की, आपको लगता है कि ये कवर कर पाएगा? और जितनी वर्स्ट कंडीशन थी, आप नंबर 1 आते रहे, तो आपको क्या लगता है कितने टावर्स की ऐसे ज़रूरत होगी? देखिए, वो तो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। मुझे एग्जैक्टली वो स्पॉट्स नहीं मालूम, मतलब एक तरह से लाहौर के खास करके जी कौन कौन से एरियाज में ज़्यादा एयर क्वालिटी ख़राब होती है और ज़्यादा स्मोक से इफेक्ट होता है। वैसे तो पूरा शहर ही होता है, लेकिन उसमें ज़ाहिर है कि एनवायरनमेंट जो प्रोटेक्शन एजेंसी है या डिपार्टमेंट है उनको एक तरह से आइडेंटिफाई करके जितने भी स्पॉट्स हैं कोशिश करें सभी जगहों पर इंस्टॉल हो। लेकिन मतलब आप स्मॉग होने से पहले ही ना कुछ इकदामात, वही जो एमिशंस को कंट्रोल करें आप, और आपकी गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट पूरी इलेक्ट्रिक उस पे शिफ्ट हो जाए अगर, और तो सरदार साहब आपको ये लगता है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट की बात तो हम बार बार करते हैं, जब भी स्मॉग स्टार्ट होती है तो हम सबसे पहले ट्रांसपोर्ट कम करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम बच्चों को स्कूलों से घर बिठा देते हैं। क्या आपको लगता है कि हुकूमत इस बार ये समझ पाएगी कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना अच्छा बनाना है, बेहतर करना है, ताकि अवाम जो है वो अपनी गाड़ियों को छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना शुरू करें और जो एक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्मॉग के अंदर वो उसमें कमी लाई जा सके? जी बिल्कुल, आप देखिए ना, इसके अलावा तो कोई चारा नहीं है, ये तो करना पड़ेगा अल्टीमेटली। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी अच्छी है और आवाम में फिर अवेयरनेस पैदा की जाए कि भाई आप ही के फ़ायदे के लिए है। अगर आप अपनी गाड़ियों का कम से कम इस्तेमाल करें और उसके मुकाबले में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो, अच्छी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो, तो उससे खासी कमी आ सकती है स्मॉग में। और फिर प्लांटेशन बड़े मैसिव पैमाने पर की जाए और फिर जो भी इंडस्ट्रीज शहर के अंदर है उनको शहर से दूर बाहर मुंतकिल किया जाए। तो ये चीज़ें हैं जिससे आप एक तरह से उसका अच्छा, एक तो है सरदार साहब जो इंडिविजुअली किया जा सकता है, लेकिन हम तो देखते हैं कि छोटा मुल्क है या तरक्की पजीर मुल्क है या तरक्की याफ्ता तेल से मालामाल ममालिक भी हैं, सभी को क्लाइमेट चेंज का सामना है। हम वो देख रहे हैं कि अरब कंट्रीज़ जहाँ पे कई महीनों तक साल बारिशें नहीं होती थी, वहाँ पे तूफ़ानी बारिशें भी आ रही हैं, सैलाबी सूरत हाल भी पैदा हो रही है। तो ये कितना ज़रूरी है कि कलेक्टिवली सबको मिल के इसमें हिस्सा डालना होगा, और वो क्या क्या इकदाम हो सकते हैं? जी बिल्कुल, वो तो इससे तो कोई मतलब इनकार है ही नहीं ना कि जी ये जो एफर्ट ग्लोबल लेवल पे की जाए। अगर जैसे कि आपने नोट किया होगा, अभी बाकू में हुई थी, नवंबर में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है हर साल, वो इसी मकसद के लिए होती है कि जो बढ़ती हुई क्लाइमेट चेंज है और इसके जो ग्लोबल वार्मिंग के मुज़र असरात हैं, इन सब के तदारुक किया जाए, रोका जाए इसको। तो चीज़ यही सामने आती है कि आप अल्टरनेट एनर्जी पे जाएं, कार्बन कैप्चर करने के या कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद हो। दूसरी तरफ आप जो फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम से कम, नेचुरल गैस और कोयले का इस्तेमाल एनर्जी प्रोडक्शन में, ट्रांसपोर्ट में, और इसी तरह से जो आपका पावर सेक्टर है उसमें और इंडस्ट्रीज़ में, तीनों चारों सेक्टर्स में आप उसका इस्तेमाल फॉसिल फ्यूल का, नेचुरल गैस का और कोयले का कम से कम करें। यानी उसको फेज आउट करने की हर साल बात होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस पर अमल दरामद नहीं होता। तो ग्लोबली तो ये एफर्ट्स ज़ाहिर चाहिए, और उसमें अनफॉर्चुनेटली वही जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ हैं या ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, वो इस तरफ बहुत ही कम एक तरह से ना उनकी तवज्जो होती है, कम ध्यान देते हैं। लेकिन अल्टीमेटली उनको करना पड़ेगा, इसलिए कि
ये नहीं हो सकता कि जी क्लाइमेट चेंज मतलब जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं हमारे जैसे उनको मुतासर करती अच्छा रहे और सरदार वो बच जाए। साहब सर्दी की शिद्दत की बात कर लेते हैं क्योंकि खासी कमी उसमें भी वाक़ई हुई है। एक स्मॉग का मामला था, अब गाड़ियों की वजह से जाहिर है सर्दी की शिद्दत में कमी तो नहीं आ सकती। क्लाइमेट चेंज किस हद तक हो चुका है कि हम उन वेदर्स को मिस करते हैं आप जो कि बर वक्त नहीं पहुँच पाते हम तक, और उसकी वजह से बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स भी आ रहे हैं। मौसमी फल नहीं हम तक पहुँच पाते, बीमारियों का शिकार हम हो रहे हैं। तो किस तरीके से उससे बचा जा सकता है, और सर्दी की शिद्दत जो है इस बार आप क्या समझते हैं कि ज़्यादा होगी, कितनी रिकॉर्ड की जा रही है? देखिए सर्दी आपने जैसे खुद जिक्र किया था कि देर से आई, यानी नवंबर तकरीबन के एंड तक, बल्कि दिसंबर के पहले हफ्ते तक कोई ख़ास सर्दी नहीं थी, बल्कि नवंबर का डाटा तो जब मैंने एनालाइज किया तो पता चला कि नवंबर वाज द वार्मेस्ट नवंबर ऑफ पाकिस्तान, यानी पिछले 63 सालों का जितना डिजिटाइज डेटा है तो उसमें सबसे ज़्यादा वार्म नवंबर ये गुजरा है। तो अब दिसंबर के दूसरे हफ्ते से जब यानी 7 या 8 दिसंबर से शुरू हुई थी सर्दी, तो अच्छी खासी सर्दी पड़ी, यानी दिसंबर कूलर गया है। अब आज दिसंबर का आखिरी दिन है, कल परसों तक हमारी दिसंबर की समरी सामने आ जाएगी, लेकिन मैं देख रहा था डेटा एनालिसिस जो हो चुकी है उस बुनियाद पर कि दिसंबर खासा कूलर रहा है एवरेज से। अच्छा एक चीज़ सरदार साहब, क्या अनप्रेडिक्टेबल भी हो गया है वेदर? क्योंकि हमने पिछले 2 बार तस्करा भी किया और आपसे बात भी की, जाने की कोशिश भी की, लेकिन आपने कहा कि आने वाले दिनों में कोई आसार नहीं है बारिश के, लेकिन 2 बार अनप्रेडिक्टेबल तरीके से हो चुकी है लाहौर के अंदर। पिछली बार अभी जो जुम्मे को बारिश हुई तो अच्छी खासी शदीद बारिश थी, और एक पूरी जो बेल्ट है इसमें बारिश रही है। तो क्या अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी ये एक हिस्सा है क्लाइमेट चेंज ही का? देखिए जो लाहौर में बारिश हुई ना, वो बुनियादी तौर पे असल में हम एक तरह से देख रहे होते हैं कि जो वेस्ट से वेव कोई अप्रोच करे तो वो प्राइमरी सोर्स होता है इसका बारिश का ना। तो जो लाहौर और गिरदनवा में, कसूर में, लाहौर में, और मेरे ख्याल में ऊपर सियालकोट वगैरह की तरफ ये जो पट्टी जो इंडिया के साथ लगती है, तो वो बुनियादी तौर पे इंडिया के ऊपर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही के ज़ेरे असर कुछ, एक तो उनके यहाँ ईस्टर्ली सिस्टम अभी भी एक तरह से ना जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है वो साउथ से कुछ करंट्स आई और उससे कुछ वेस्टर्ली ट्रफ मिली, तो वो इंडिया की साइड पे ज़्यादा वेदर हो रहा था और साथ में उसकी एक्सटेंशन लाहौर वगैरह की तरफ हुई। अच्छा दूसरी बात आपने पूछी। जी आप बात मुकम्मल कीजिए। हाँ, अनप्रेडिक्टेबल किसी हद तक हो गया बिल्कुल, खासकर जो सीजनल प्रेडिक्शन है ना उसमें खासा फर्क पड़ जाता है। क्योंकि सरदार साहब आप तो कह रहे हैं कि यहाँ लाहौर से गिरदनवा, सियालकोट और कसूर साइड, मैं इत्तेफाकन देख रहा था कि उस वक्त जिस वक्त लाहौर में जुम्मे के रोज़ बारिश हो रही थी, मक्का के अंदर भी बारिश हो रही थी और कराची के अंदर भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई थी। इसका मतलब है कि ये जो बारिश का सिलसिला था ये काफ़ी रीजन्स में, काफ़ी इलाकों में दूर दराज भी देखा गया, और पूरे पंजाब में ऑलमोस्ट देखा गया था। किसी एक शहर में, किसी एक इलाके में बारिश नहीं थी उस दिन। हाँ, वो मैं बता रहा था ना आपको कि लाहौर, कसूर और ऊपर गुजरांवाला, सियालकोट, ये जो पट्टी है ना बिल्कुल आपकी नॉर्थ ईस्ट पंजाब की पट्टी जो इंडिया के साथ लगती है, तो बेसिकली वो उस पे ना वेस्टर्न इंडिया पर या नॉर्थ इंडिया पर जो ज्वाइनिंग कश्मीर का इलाका है उस पर एक मौजूद थी, तो वो था। बिल्कुल ठीक है सरदार साहब, कराची में तो नहीं हुई लेकिन पंजाब भीग चुका था। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जिस तरह वो कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के असरात जो है वो हर देखे जा रहे हैं और मौसम की तब्दीली जो है वो हमारा पाकिस्तान तो उससे बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है। तो अब इससे निमटने के लिए स्मॉग टावर लगाया गया पहला, और हम उसकी मिसाल दे रहे थे। हुकूमत पंजाब को ख्याल आ गया है, एहसन इकदाम है, लेकिन ये शायद अभी आगाज़ है, इसके लिए और इकदाम करने की जरूरत है। अच्छा जुनैद, आपको याद होगा कि मैं बार-बार ये कह रही थी कि स्मॉग टावर बाकी कंट्रीज में लगाया गया था, तो हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं लगाया? मरियम नवाज साहिबा ने आपकी बात सुन के इस पे अमल कर दिया है, तो आप इस तरह के अच्छे मशवरे देती क्यों नहीं उन्हें? देती रहा। मैं सोच रही हूँ कि अब मैं अच्छे मशवरे दिया करूंगी, क्योंकि इस पर तो अमल दरामद हो गया और मरियम साहिबा को इसका क्रेडिट जाता है। जरा रूबरू से जानते हैं कि कहाँ पे टावर नस्ब किया गया है, कितना इफेक्टिव होगा, क्या इसके फवायद होंगे। जी रूबा। जी बिल्कुल, हम मौजूद हैं लाहौर में स्मोक टावर जो इंस्टॉल किया गया है पहली मर्तबा रूडा इंडस्ट्रियल जोन में। इस टावर का मकसद बेसिकली ये है कि ये इर्द गिर्द की जो गंदी हवा है उसको क्लियर करके साफ़ हवा जो है वो एरिया में क्रिएट करता है, और जिसकी वजह से यहाँ का AQI लेवल बेहतर हो सकता है। ये टावर काम कैसे करता है, किस तरह से जो है वो इसमें टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की गई है, टेक्निकल साइट्स क्या हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी क्या कर रही है, आइए जानते हैं। बताइएगा कैसे काम करता है, क्या तजुर्बा रहा? 5-6 दिन तो हो गए हैं, रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं? थैंक यू वेरी मच जी। हमने इसको डिप्लॉय किया है EPA के साथ, एक कोलैबोरेशन है हमारी, जिसने आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। 21 को हमने डिप्लॉय किया था इसको, और इसकी ओवरऑल जो टेक्नोलॉजी है ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल की बेस के ऊपर ऑपरेट करता है।
और ये टेक्निक्स जो है चाइना में, इंडिया में और इसके अलावा नीदरलैंड में और डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में जहाँ पे स्मोक की कंसंट्रेशन ज़्यादा, वहाँ पे टेक्निक्स ऑलरेडी इस्तेमाल हो रही हैं। उसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने ये सोल्यूशन बिल्ड किया हुआ है। इसके टॉप पे हमने एक इंडस्ट्रियल फ़ैन लगाया हुआ है जिसका 10 फुट के करीब डायमीटर है। वो इंसर्शन करता है एयर की, जो कि बैड एयर होती है जिसमें पोल्यूटेंट्स होते हैं। और इसके अंदर एक चैम्बर में हमने ओवरऑल अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको बिल्ड किया है, उसको एनरिच किया है। ये टेक्नोलॉजी वही है जो चाइना में है, लेकिन इसको थोड़ा सा बेस्ड ऑन दी आवर ओन स्टडी और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस लेके इसको हमने मज़ीद थोड़ा सा एनरिच किया, मज़ीद इसको डेवलप किया ताकि मैक्सिमम स्मोक की जो पार्टिकल्स की जो एक्सट्रैक्शन है ये कर सके। ये हमारे साथ टेक्निकल साइड से जो है वो तलत साहब मौजूद थे। और अगर हम थोड़ा सा दिखाएं तो ये स्मोक टावर जो ने इर्द गिर्द की पोल्यूशन को करेक्ट करके, मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा हम ये दिखा दें, यहाँ पे इन प्लेट्स के अंदर डिफ्यूज़ कर रहा है, वहाँ से इजीली उसको साफ़ किया जा सकता है। और इसके इर्द गिर्द ये अगर आप थोड़ा सा इसको फोकस करके दिखाएं तो यहाँ पे आपको ये बाकायदा डस्ट पार्टिकल्स जमा हुए नज़र आते हैं, जो कि इसके बिल्कुल अंदर जो है वो बाकायदा जमा हो रहे हैं। और 3 से 4 स्क्वायर फीट का एरिया जो है वो इस वजह से क्लियर हो जाता है। डिप्टी डायरेक्टर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट अली इजाज़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद इनसे जान लेते हैं कि पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। आई थिंक ये पहला स्मोक टावर है, क्या रिजल्ट्स हैं, कितने दिन हुए, ये ऑपरेट कैसे करता है? सर मैडम ये एक टेस्ट रन के लिए हमने लगाया है और इसमें जो नस्ट यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है उसके साथ मिलके इसको टेस्ट रन किया जा रहा है और पाकिस्तान में ये पहला स्मोक टावर है जो लगाया जा रहा है। ठीक है, ये थी जी कुछ डिटेल्स स्मोक टावर के बारे में जो कि पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करने के बाद यहाँ जो रूडा है इंडस्ट्रियल जोन, वहाँ पे टेस्ट जो है वो फेज़ के लिए इंस्टॉल किया गया है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये लोकली मैन्युफैक्चर्ड है और इस पर लागत भी इंतहाई कम है कंपैरेटिवली जो हम इम्पोर्ट करें स्मोक के जो टावर्स हैं। तो अभी इनिशियल फेज़ है, लेट्स सी कि इसके रिजल्ट्स क्या आते हैं। लेकिन इनिशियली यहाँ पे AQI लेवल कदरे बेहतर नज़र आ रहा है इंडस्ट्रियल एरिया होने के बावजूद। जी ज़बरदस्त आइडिया है और मकामी लोकल मैन्युफैक्चरिंग के जरिए बनाया गया है। और आप इसको अंडर एस्टिमेट कर रही थी शाल? बिल्कुल नहीं, मैं खरादियों से नहीं बनवाया गया, बाकायदा इसमें इंजीनियर्स और टेक्निकल टीम की इन्वॉल्वमेंट थी और उम्मीद करते हैं। मुझे ये लग रहा था कि पाकिस्तान में बनाया गया है, तो आपको क्यों लग रहा था? आपको लग रहा था पट्टियों को जोड़ के बनाया गया? मुझे इस तरह से लग रहा था, लेकिन ये कि हम इसके लिए पूरी उम्मीद है कि ये रिजल्ट्स अच्छे होंगे। और जहाँ पे लगाया गया ये महमूद बूटी, पीछे जो आपको पहाड़ियाँ नजर आई थी, ये मार्गला की पहाड़ियाँ नहीं थी, ये बुनियादी तौर पर गंदगी के पहाड़ हैं जो महमूद बूटी के इलाके में होते हैं। और वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, इतना ज़्यादा ताफुन होता है और आलूदगी होती है कि उसके लिए अब सबसे बेहतर जो एक्सपेरिमेंट है वो वहीं पे, आलूदगी सबसे ज़्यादा वहीं पर थी, तो बड़ी बेहतरीन जगह पर लगाया गया। इससे अच्छा जाहिर है उसका एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, 2024 आने वाला है, 2024 जाने वाला है, तो एक मुनफरद कैफ़े है, उसका आपको ज़रा नज़ारा कराते हैं, क्योंकि हर 15 मिनट के बाद वहाँ पर बारिश होती है और जो लोग बारिश को पसंद करते हैं वो इस कैफ़े में ज़रूर जाते हैं और इंजॉय करें वो भी, क्योंकि ये सियोल जाना चाहिए जहां, और दरहकीकत एक कैफे जिसमें मुसलसल बारिश होती रहती है। अब ये मेरे ख्याल में कुदरती बारिश तो नहीं हो सकती, कोई ऐसा सिस्टम उन्होंने बनाया होगा और बारिश का आपको लगता है मसनूई बारिश होगी? गर्म कॉफी, बिल्कुल मुझे तो ये लगता है अब ऐसी तो कोई जगह नहीं जहाँ पे हर 15 मिनट के बाद ठीक बारिश शुरू हो जाए। ये तो लेकिन आप देखिए कि ग्लास के बाहर से जिस तरह से नजर आ रही है बारिश बरसती हुई, मुझे तो ग्लास के अंदर से नजर आ रही है, वैसे ग्लास के अंदर से भी कैफे के अंदर ही बारिश का उन्होंने माहौल बनाया है। बहरहाल ये अच्छा है, खूबसूरत, रोमांटिक है। और यही वजह है कि लश ग्रीन कलर का जी रेन रिपोर्ट कैफे अपने मुनफरिद स्टाइल की वजह से अवाम और सोशल मीडिया पर काफ़ी मकबूल हो चुका है, जहाँ हर 15 मिनट में तेज़ बारिश होती है जी, बूंदाबांदी नहीं है। और दारुल हुकूमत सियोल में रेन रिपोर्ट कैफ़े एक मुनफरिद कैफ़े है जहाँ पे ये बारिश का मंजर पेश किया जाता है। ग्राहकों को छतरी, रबड़ के जूते, रेन कोट भी वाओ, ज़बरदस्त। मतलब बारिश तो हो रही है, बारिश को एंजॉय करने के लिए उसके साथ एक्सेसरीज भी आपको दी जा रही है ताकि आप बारिश से बच सकें। मतलब और कैफ़े को डिज़ाइन करने का अजीबो गरीब ये जो अंदाज़ है ये काफ़ी मकबूल हो रहा है। और आप देखिए, अगर वैसे तो बारिश में लोग जाना पसंद नहीं करते, बारिश हो रही तो लोग घरों तक महदूद हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको रेन कोट भी मिल रहा है, आपको साथ में रबड़ के जूते मिल रहे हैं और आप बारिश में भीगेंगे भी नहीं, किट आपको दी जाएगी और आप खूब एंजॉय करेंगे। रिव्यू जो मिल रहे हैं लोगों के वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, हाईली रिकमेंडेड है ये कैफ़े। और जो एटेवोन के रिहायशी इलाकों के वस्त में वाक़ रेन रिपोर्ट कैफ़े तकरीबन मुकम्मल तौर पर स्यारंग में बांस के दरख्तों के साथ सजा हुआ है, तो काफ़ी खूबसूरत मंजर पेश। और जब बारिश होती होगी तो जो काले रंग के बांस से बनाया गया ये है, उसका और भी खूबसूरत लगता होगा। एक तो बादल घनेरे हों, उसके ऊपर काली बिल्डिंग हो, तो बारिश बरस रही हो, क्या ही मौसम होगा।
वहाँ पर खाना खाने का भी क्या ही मजा होगा। लेकिन हम एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इंटरनेट की सुस्त रवि पर और 2024 में कितने मसाइल रहे सार्फिन को, फ्रीलांसर्स को, और अब 2025 से क्या उम्मीदें हैं, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात हो जाए यूरोप के अंदर होने वाली इस रेवोल्यूशन की, तब्दीली की, जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड था कि तमाम स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, कैमरों के लिए टाइप सी चार्जर लाजमी करार दिया गया है। और बरसों तक दुनिया भर में स्मार्टफोन्स में चार्जिंग के मुख्तलिफ स्टैंडर्ड इस्तेमाल होते थे और ये एक अच्छा इकदाम है मेरे ख्याल में। बिल्कुल, झंझट ही खत्म हो जाएगी। आपको याद होगा छोटे पिन वाला चार्जर, किसी का मेहमान आया है, कोई ढूंढ रहा है, किसी का एंड्रॉइड का ढूंढ रहा है, कोई यूफोन का ढूंढ रहा है, तो ये झंझट अब हुई खत्म। बिल्कुल जी, जैसे एंड्रॉइड फोन्स में माइक्रो USB पोर्ट जो है वो होता है, जबकि एप्पल के अंदर आईफोन्स में लाइटिंग कनेक्टर्स होता है। तो अब दुनिया में तमाम कंपनीज एक ही मोबाइल चार्जर जो है वो बनाएंगी और चार्जिंग पोर्ट का इस्तेमाल फोन्स में होगा, टैबलेट्स में होगा, कैमरास के लिए होगा, और वो है C टाइप। तो 28 दिसंबर से यूरोपीय यूनियन के इस कानून का इतलाक हो गया है, जिसके तहत यूरोपीय यूनियन में तमाम मोबाइल जितनी भी गैजेट्स हैं, उसके अंदर मोबाइल है, स्मार्टफोन्स हैं, एयरपॉड हैं, लैपटॉप्स हैं, इवन तो जितने भी आप गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं उसके लिए अलग अलग चार्जेस लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे एक चीज़ है कि ये जो एक्सेसरीज का सेक्टर है पूरा, उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उनके लिए थोड़ा सा मसला होगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है। एक ही चार्जर, एक ही डाटा केबल से आपकी तमाम जो चीज़ें हैं वो चार्ज हो जाएंगी। तो इस सेक्टर के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए एक कंफ्यूजिंग चीज़ है, वो ये है कि जुनेद जो चीज़ें ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी हैं, बहुत सारे फोन्स आ चुके हैं, डिफरेंट चार्जर से वो ऑलरेडी उसके यूजर्स हैं, वो ख़त्म होने में तुम्हें टाइम लगेगा। तो तब तक वो शायद यूटिलाइज हो जाएंगी। अब जारी बात है कि जिस बंदे के पास 2015 का या उससे पिछला मॉडल है या उसके बाद का मॉडल है, तो उसके लिए वो पुराना चार्जर रेलिवेंट है। सही कह रहे हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तानी तो लेकिन अब उसकी साल चला लेते हैं। फ्यूचर में मेरे ख्याल में बंद हो जाएगी, तो एक अच्छी चीज़ है, एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन अब ये देखें ना, हमारे पाकिस्तानी तो पहले फादर यूज़ करता है, उसके बाद बच्चा यूज़ करता है, फिर जवान हो जाने के बाद उसका बच्चा यूज़ करता है। अब आने वाली नस्लें भी इस्तेमाल करेंगी। अब तो यह है कि एक चार्जर आपने ले लिया और शायद अगर वो अच्छी क्वालिटी का होता है तो आपके बच्चे भी इस्तेमाल करेंगे, तो ये एक झंझट है। यूरोपीय यूनियन की तरफ से इसको कानून बना दिया गया और तकरीबन पूरी दुनिया के अंदर अब इस निज़ाम को राइज किया जाएगा, जो कि खुशाइंदा। आ जाते हैं नाज़रीन अपने मसले की तरफ। अपना मौजूद 2024 के अंदर आपके इल्म में है कि इंटरनेट के हवाले से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दरपेश थे। नई गवर्नमेंट भी आई फरवरी के इंतखाबात के बाद, और इंटरनेट की बंदिश जो है वो हमने देखा है कि आए रोज़ अब मामूल बन गई है। कुछ वेबसाइट्स को, जिसमें एक्स है, उसका इस्तेमाल भी रोका गया है, VPN का इस्तेमाल, फायरवॉल की इंस्टॉलेशन हुई, फिर VPN की बंदिश का मामला। तो ये सिलसिला कैसा रहा 2024 में, इसके असरात क्या रहे, मईशत पे इसके असरात क्या रहे, बात कर लेते हैं। तुफैल अहमद खान साहब CEO हैं पाकिस्तान फ्रीलांसर्स एसोसिएशन के, आपको वेलकम कहेंगे तुफैल साहब पाकिस्तान मॉर्निंग में। एक तो ज़रा जायज़ा लीजिएगा 2024 के हवाले से कितना चैलेंजिंग रहा। एक आम यूज़र की हैसियत से तो हम भी बता सकते हैं, आप भी बता सकते हैं, लेकिन फ्रीलांसर्स को इसके लिए किन मसाइल का सामना रहा था? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए चैलेंजेस तो बहुत रहे रिगार्डिंग इंटरनेट, और कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी रही, बट चैलेंजेस की तरफ मैं अगर देखूं तो एक फ्रीलांसर जो कि जिसको ये बात पता है कि वो पाकिस्तान के एम्बेसडर के तौर पे पूरी दुनिया में काम करता है, और दुनिया में इस वक्त वो 4थे नंबर पर है, और डॉलर्स में कमाता है, जिससे मुल्क को फ़ायदा होता है, डॉलर्स का रिजर्व होता है। बट अगर एक बुनियादी चीज़ जो कि इंटरनेट होती है, उसके प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में वो ही ना मिले, तो ये चैलेंजेस 2024 में बहुत रहे। ना सिर्फ इसलिए रहे कि कोई इंटरनेट की कनेक्टिविटी का सिर्फ इशू रहा है, आप अगर वैसे देखें बहुत सारे ओकेजन्स पे पूरा दिन इंटरनेट बंद रहा है, और बहुत सारे ओकेजन्स पे पूरा दिन आपकी सिम भी बंद रही है। तो तुफैल साहब, अगर हम इसका आइडिया लगा लें, इसका कोई तखमीना लगा लें कि जब एहतजाज होता है तब इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, तमाम सर्विसेज मुअत्तल कर दी जाती हैं, वैसे कोई ऐसा ट्रेजिडिक डे आ जाता है तो उसके ऊपर जो है वो बंद कर दिया जाता है, इंटरनेट शॉर्ट काट लेती है। एग्जैक्टली, शॉर्ट जो है वो तो हमारे ऊपर हमेशा ही अटैक पे मोड में रहती है ना, वो तो हमारा समंदर ज़ेरे ढूंढ के हमारी केबल उसको काट देती है। तो कितना तखमीना आपका है 2024 में हमने कितना नुकसान उठाया है अब तक? देखिए हमारी फ्रीलांसर्स, क्योंकि पाकिस्तान में 23 लाख हैं, तो उनसे सर्वे करना, उनसे पूछना कि कितना नुकसान हुआ, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारा फोकस होता है, कोशिश करें कि इंटरनेट इश्यूज पे गवर्नमेंट से बात करें, जो हम करते हुए आए हैं। हाँ, एक इदारा है नेट ब्लॉक के नाम से दुनिया का, जो कि वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन से कुछ इंडिकेटर्स लेके आपको अप्रॉक्सीमेटली डॉलर्स में बताता है
कि आपका 1 घंटे में अगर आप पाकिस्तान उसके अंदर डालेंगे, नेट ब्लॉक शटडाउन टूल होता है ये। अगर आप अपना मुल्क डालेंगे और लिखेंगे कि सारा कुछ बंद हो जाए, इंटरनेट बंद हो जाए, सारी ऐप्स बंद हो जाएँ, तो वो बताता है कि 1 घंटे में अप्रॉक्सिमेटली $2.2 मिलियन का नुकसान होता है पाकिस्तान में अप्रॉक्सिमेटली। और ये पुराने एक्सचेंज रेट पर होता है और ये अंदाज़न होता है। और इसमें कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब नुकसान 1 घंटे में $2.2 मिलियन हो रहा है, बट हम कमा इतना क्यों नहीं रहे 1 घंटे में। तो अच्छा, इसमें ये होता तुफैल है कि आपने ये भी टूल कहा जो कि है हम गवर्नमेंट से नेगोशिएशन करना चाहते हैं, उन तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि इकदामात इस तरह के किए जाएं या फिर इंटरनेट की बंदिश ना हो, तातुल का शिकार ना हो, ताकि जिस नुकसान की आप बात करें उससे बचा जा सके। तो हुकूमती सतह पर 2024 के अंदर कोई इकदामात होते हुए आपको नजर आए और आप उनसे सेटिस्फाइड हैं? अच्छा, मैं जैसे आपने चैलेंजेस की बात की, मैंने भी बताया, तो मैं आपको एक अच्छी चीज़ ये बताऊँ कि शायद मैं 3 साल से प्रेज़िडेंट हूँ इस एसोसिएशन का। 2024 मेरे लिहाज से मेरे लिए एज़ अ प्रेज़िडेंट इस गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छा गुज़रा है। उसकी वजह ये है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान में नेशनल फाइबराइज़ेशन पॉलिसी का इनिशिएटिव लिया गया है, जो कि आप ये देखें कि ये बताता है कि गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हैं और इसीलिए वो ये पॉलिसी लाई। फिर मैंने सुना कि आप चार्जर्स की बात कर रहे थे मोबाइल की, जी, जी। कि ये एक यूनिक चार्जर होगा जो पूरी दुनिया में यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि जी वो इस तरह से आप सोचें कि हमारी यूनिक आइडेंटिटी नहीं है। हमारे जब हम दुबई में होते हैं, हमारी एमिरेट्स आईडी हर चीज़ होती है, हर जगह एमिरेट्स आईडी ही काम करती है। इवन कि आप दूसरी कंपनी चेंज कर लें, आपकी आईडी चेंज नहीं होती। यहाँ पे किसी के पास उर्दू शनाख्ती कार्ड है, किसी के पास इंग्लिश है। आप कभी पासपोर्ट की लाइन में खड़े होते हैं, तो कभी आप नादरा की लाइन में खड़े होते हैं, फिर तीसरे डिपार्टमेंट की भी लाइन में खड़े होते हैं। तो यहाँ पे फिर एक और बिल पेश हुआ है, अभी आपको पता है नेशनल असेंबली में, डिजिटल नेशन बिल। जी, बिल्कुल। तो ये एक भी बहुत अच्छी चीज़ है कि जी पहली दफ़ा डिजिटल नेशन बिल पेश हुआ है, जिसके मुताबिक आईटी, सिर्फ आईटी मिनिस्ट्री नहीं बल्कि पाकिस्तान के सारे इदारे, सारे चीफ मिनिस्टर इस पे काम करेंगे और एक यूनिक आइडेंटिटी बनाई जाएगी लोगों की। ये खुशाइंद ताकि इकदाम लोगों है, को डिजिटलाइज किया जा रहा है तमाम सेक्टर्स को, तमाम शोबों को। ये खुशाइंद है, आप तारीफ भी कर रहे हैं कि हुकूमती कोऑर्डिनेशन बेहतर रही। अच्छा, आईटी सेक्टर में बरामदात में तो हम इजाफा देख ही रहे हैं। ओवरऑल आईटी सेक्टर में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? क्योंकि फ्रीलांसर्स की जो अपनी काविशें हैं उसकी वजह से भी एक नुमाया किरदार हमारा देखने में मिला है। और अगर ये तातुल ना हो, ये रुकावटें ना हो, तो फिर कितनी बेहतरी आ सकती है, फिर कितना पोटेंशियल है इस सेक्टर में? तुफैल साहब देखें, 31% इजाफा हुआ है अभी आईटी एक्सपोर्ट्स के अंदर 2024 की बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये खुशाइंद बात है, हालांकि इतने चैलेंजेस रहे इंटरनेट के, बट 31% इजाफा हुआ है। पहली दफा मैंने देखा कि पाकिस्तान की आईटी कंपनीज सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के साथ मिलके आयरलैंड, जो कि आयरलैंड के अंदर शहर है, डबलिन, लंदन, यूके में, तो इन सारी जगहों पे, इन सारी डेस्टिनेशन पे जाके एग्जिबिट कर रही हैं, जो पहले नहीं होता था। इवन के मैं खुद कंट्री मैनेजर रहा हूँ दुबई के एक इदारे का, तो हमारी कंपनी सिर्फ दुबई जाती थी, वो भी बहुत कम कंपनीज, 15 कंपनीज जाती थी। आज 80 कंपनीज जो हैं दुबई जा रही हैं। आज 80 कंपनीज जो हैं बाहर डेस्टिनेशंस यूके और आयरलैंड जैसे मुल्क जा रही हैं, तो ये एक अच्छी चीज है। अच्छा, अब अगर ये चैलेंजेस नहीं रहते, तुफैल मैं थोड़ा सा यहाँ से, आपने क्योंकि कहा कि आप पिछले 3 साल से फ्रीलांसर एसोसिएशन के साथ मुंसलिक है, और मैं जो 2024 के दादोशुमार आपके साथ थोड़ा शेयर करूँ, आपने कहा कि बहुत अच्छा साल रहा है फ्रीलांसर्स के लिए भी, और आपने ओवरऑल 2024 को बड़ा अच्छा पाया। लेकिन अगर मीडिया रिपोर्ट्स देखें तो उसके मुताबिक 2024 की जो शुरुआत थी वही सुस्त रफ्तार इंटरनेट से हुई थी। 8 जनवरी 2024 में इंटरनेट का मसला स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद अप्रैल 2024 को फिर से इंटरनेट तातुल का शिकार रहा, फिर 18 जून को रहा, फिर 15 अगस्त से 30 अगस्त के दरमियान रहा। तो ये जो तमाम तर हमारे सामने फिगर्स आ रहे हैं, आप 2024 का साल बहुत अच्छा कह रहे हैं, लेकिन क्या जो अदर फ्रीलांसर्स हैं उनका भी यही मानना है? क्योंकि वो तो शिकवा और शिकायतें करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका काम तो बड़ा तातुल का शिकार हुआ, बड़े मसाइल दरपेश रहे उन्हें। जी, मैं वजाहत कर दूं कि मैंने कहा कि इंटरनेट के हवाले से बहुत चैलेंजेस रहे 2024 में, और मैं उस पर बता भी रहा था कि ना होता तो क्या होते। और मैंने जो साल अच्छा कहा वो उसकी वजह ये थी कि मैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ दिस एसोसिएशन अगर बात करूं कि जो गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन और जो 2 बिल पेश हुए हैं, जो 2 पॉलिसी का इनिशिएटिव लिया गया है, ये कभी किसी गवर्नमेंट ने नहीं लिया। ऑल्दो हर गवर्नमेंट ने, हर महीने, चाहे पिछली कोई सी भी गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट ने आईटी सेक्टर पे जरूर काम किया है, बट ये बिल पहली दफा आया है। पहली दफा पीटीए के चेयरमैन
हमारे इदारे के साथ खुद बैठ रहे हैं, पूछ रहे हैं। ये खुशाइंद है कि तो आप सबको ऑन बोर्ड लिया जा रहा है, तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल गुफ्तगू करना, एतमाद में लेना, ये आप सही कह रही हैं, बिल्कुल नुकसान हुआ है, मसाइल थे, उसमें बेहतरी की सकते हैं। बहुत शुक्रिया तोफैल अहमद खान साहब, आपको हमने इसी मकसद के लिए लिया था कि क्या क्या चैलेंजेस रहे और आने वाले साल से कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं। और अगर उम्मीदों की बात की जाए तो 2025 में हम मईशत के हवाले से भी काफ़ी उम्मीद है, लेकिन 2024 में मसाइल के अंबार थे, बड़े बड़े चैलेंजेस थे। और ये साल जो था पाकिस्तानी मईशत के लिए कैसा रहा, इस हवाले से मुख्तलिफ आरा पाई जाती है। कोई कहता है कि अपोजिशन के हामी अफराद से बदतरीन साल करार देते हैं और गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि अशारिये बेहतर हुए हैं। हुकूमत का दावा अपनी जगह पर है और जो अपोजिशन है उनका दावा अपनी जगह पर है। मलिक साहब माहिर मईशत हैं, इस हवाले से उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मईशत को लेकर हुकूमती दावे सच हैं या जो आवाम की परेशानी है, महंगाई वो कहते हैं कम नहीं हो रही है। हसन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या कहा जाए कि आशारिये बेहतर हो रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज नए नए रिकॉर्ड्स बना रही है, शरह सूद में मुसलसल कमी हो रही है, अभी लग रहा है कि और भी इसमें कमी मुतवक्के है, लेकिन अवाम तक इसके समरात क्यों नहीं पहुंच पा रहे? अवाम को कब लगेगा, कब महसूस होगा कि वाकई महंगाई में भी कमी आई है और मईशत में अब बेहतरी की तवक्को की जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जुनैद, बेसिकली तो ये जो 2024 का साल था, कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूँ, और प्लस जो फाइनेंशियल ईयर का आज आप ये कह लें कि 2 क्वार्टर ख़त्म हो रहे हैं, ये पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स और सैलरीड क्लास और बिजनेसमैन क्लास के लिए बहुत वर्स्ट रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि बजट जो पेश किया गया उसमें बहुत हैवी टैक्सेशन अनाउंस की गई, जिसकी वजह से इकोनॉमी का व्हील जैम होके रह गया, लोगों की बाइंग पावर खत्म होके रह गई। बट गवर्नमेंट बड़े कैनवस पे अपनी कामयाबियां दिखा रही है, बता रही है, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, चाहे वो चेयरमैन FBR हैं, वो इन्फ्लेशन को नीचे लाने की बातें कर रहे हैं। हम इन्फ्लेशन नीचे लाए, हमने डॉलर कंट्रोल किया, हमने इंटरेस्ट रेट को हम नीचे लाए हैं और नेक्स्ट स्टेप में हम इकोनॉमी को चलाना चाह रहे हैं। उसमें एक पॉजिटिव शायद आपके पास भी ये न्यूज़ होगी जो मैं आपके चैनल पे बताना चाह रहा हूं कि जो पिछले इतने अरसे से आपने एक बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान में इकोनॉमी के व्हील को चलाने का, कंस्ट्रक्शन एंड हाउसिंग एंड रियल एस्टेट सेक्टर। फाइनली प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसके ऊपर एक टास्क फोर्स बनाई है और जिसकी आज पहली मीटिंग भी है कि किस तरीके से मुल्क में हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन को चलाया जाए ताकि एक आम आदमी और अलाइड इंडस्ट्रीज को रोजगार भी मिले और मुल्क की इकोनॉमी भी ग्रो करे। तो हम अगर 2024 से इसको कंपेयर करें तो आपने जितना इस हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन को अंडर स्ट्रेस रखा उसकी वजह से कैपिटल भी फ्लाई हुआ, लोग भी बहुत बाहर गए और अब भी एक उम्मीद है कि अल्लाह करे सेंस प्रिवेल करे। दुरुस्त। एहसन साहब उम्मीदें तो बहुत सारी वाबस्ता हैं हमारी 2025 से, और जिस तरह से आपने कहा कि चैलेंजेस तो बहुत सारे रहे, लेकिन हुकूमत ने बिलाखिर ठान लिया है कि 2025 में कुछ ऐसे इकदाम किए जाएंगे, कुछ ऐसे फैसले किए जा रहे हैं, कुछ ऐसे कवानीन बनाए जा रहे हैं जिनसे पाकिस्तान की मईशत में भी बेहतरी आएगी, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। लेकिन 2025 में हमने देखा इलेक्शन से पहले यही दावे थे कि गवर्नमेंट बहुत कुछ जो है वो करके दिखाएगी और आवाम को बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत सारी बेहतरी जो है वो लाई जाएगी। फिर भी इसके बावजूद हमने रोज़गार के मौके नहीं देखे। हमने हुकूमती दावे जो है जिस तरह से अवाम भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये लफ्ज़ों का हेर फेर है या आदादोशुमार का हेर फेर है, महंगाई में कमी नहीं आई है। फिर जो गवर्नमेंट दावे कर रही है 2024 के हवाले से अगर बात करें तो क्या यही दावे हमें 2025 में भी देखने को मिलेंगे या कुछ बेहतरी हमें अमली इक़दाम के तौर पर भी नजर आएगी? अच्छा इशाल, एक थोड़ा सा ना लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते इन्फ्लेशन को। इन्फ्लेशन की जो परसेंटेज 35% से आज 4% पे आई हुई है, ये बेसिकली महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई बढ़ने की स्पीड कम हुई है। महंगाई बतदरीज अभी भी 4% की स्पीड से बढ़ रही है। तो बेसिकली इस फैक्टर को समझने की जरूरत है। बाकी मैंने आपसे जैसे अभी कहा कि अभी गवर्नमेंट के पास
कुशन अवेलेबल है और गवर्नमेंट चाह भी रही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हो, क्योंकि गवर्नमेंट पे भी इंडस्ट्रीज का बहुत प्रेशर है कि गवर्नमेंट डिमांड्स क्रिएट करे। और अगर आज भी गवर्नमेंट कोई और इनिशिएटिव नहीं लेती तो अभी जितना कैपिटल बाकी रह गया है वो लोग भी बाहर, टर्की, दुबई, मलेशिया, वो भी मूव ऑन कर जाएंगे। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि अगर आप 2025 में इकोनॉमिक ग्रोथ देखना चाहते हैं तो आपको हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन को साथ लेकर निशानदेही कर रहे हैं ऐसे साहब, हाउसिंग जो और कंस्ट्रक्शन की ये बहुत ही अहम सेक्टर है क्योंकि इसके साथ सैकड़ों और सनतें वाबस्ता हैं। क्या वजह है कि हमारी एक गवर्नमेंट आती है वो एमनेस्टी स्कीम्स दे देती है और दूसरी गवर्नमेंट आती है वो उसको बिल्कुल ही डिस्करेज करती है, टैक्सेस की भरमार कर देती है और फिर उसका जो हाल है वो हम सबके सामने है। एक तो इस सेक्टर में आपने कहा कि अब बेहतरी की तवक्को है, हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा कर रही है, और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिस पे काम होना चाहिए? अभी तक हुकूमत की तवज्जो नहीं है और उसमें पोटेंशियल देखते हैं आप। जी जुनेद, आपका पॉइंट और इशारा बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ पॉलिसी का फुकदान है और उसकी कॉन्टिन्यूटी का प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ पॉलिसीज बंदे की पोस्टिंग से रिलेटेड होती हैं। आज फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो जाएं, चेयरमैन एफबीआर चेंज हो जाएं, पॉलिसीज डिस्टर्ब हो जाती हैं। जो आज हमारी मीटिंग है टास्क फोर्स में और इंशाल्लाह ताला इस पॉइंट को रेज किया जाएगा कि आपने जो भी पॉलिसी देनी है वो मिनिमम 3 to 4 इयर्स के लिए दें ताकि उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट आए मार्केट में, ताकि इकोनॉमिक व्हील चले। ये जो बेरोजगारी है, लोगों की बाइंग पावर खत्म हो गई है, ये तभी स्टार्ट होगी जब एक पॉलिसी में कॉन्टिन्यूटी रहेगी। अगर आपने 3 महीने एक पॉलिसी चलानी है, 6 महीने एक चलानी है, तो आपको उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो एहसन साहब, क्या फिर ये हुकूमती सस्टेनेबिलिटी भी ज़रूरी है? क्योंकि हुकूमती सस्टेन नहीं रहेगी, दूसरे दिन तो हम देखते हैं कि हुकूमत बनती है और फिर हुकूमत गिराई जाती है। तो इसके लिए कितना ज़रूरी है कि हुकूमत भी सस्टेन रहे, कुछ अर्सा तो काम करने दिया जाए, तभी शायद डिलीवर कर पाएगी कोई भी गवर्नमेंट। अच्छा इशाल, इस पे ना मेरा थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन है। हमारे काफ़ी दोस्त साथी इस पे बात करते हैं, वो कहते हैं मुल्क में पॉलिटिकल इश्यूज ज़्यादा हैं और मैं ये कहता हूँ कि मुल्क में इकोनॉमी के इश्यूज ज़्यादा हैं। अगर हम मुल्क की इकोनॉमी को एड्रेस कर लें तो पॉलिटिकल इश्यूज स्लोली ग्रेजुअली डाई डाउन हो जाएंगे। बट हमारा फोकस टोटली पॉलिटिकल चीज़ों पे है। कभी हम देख रहे होते हैं ट्रंप साहब आ रहे हैं तो शायद चेंज आ जाएगी, इस वक्त शायद गवर्नमेंट पैनिक है, इस वक्त ये हो रहा है। ये बेसिकली गवर्नमेंट अपने बिहेवियर से अगर इसको ठीक कर ले और इकोनॉमी पे अपनी लेकिन एहसन साहब, किस तरह से मईशत पर आप कह रहे हैं कि तवज्जो मरकूज होनी चाहिए, किस तरह से हो पाएगी जब एक दूसरे की खींचातानी चल रही होगी, एक दूसरे की टांग खींची जा रही होगी, पॉलिसीज बनाई जाएंगी, दूसरा आके गवर्नमेंट में जब आएगा पॉलिसीज को तब्दील कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो किस तरीके से सिर्फ मईशत पर अगर हुकूमत इस्तेहकाम पजीर नहीं होती तो मईशत कैसे इस्तेहकाम हासिल कर पाएगी? अच्छा इशाल, इस पे ना मेरे, आपने पहले भी आपके प्रोग्राम में मैंने कहा है, हमारे 80% इश्यूज वो क्रिएटेड हैं बाय एफबीआर और वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, उनके लिए लेजिस्लेशन की भी जरूरत नहीं है। मतलब मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूँ। मतलब आपने अभी रिसेंटली सुना होगा ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए एक मतलब क्लैरिफिकेशन आई एफबीआर की तरफ से कि जी जो भी ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनके लिए एक नया मैकेनिज्म दिया गया है कि आप अगर ये प्रैक्टिस अडॉप्ट करेंगे तो आप वही टैक्स पे करेंगे जो एक फाइलर पे करता है। अब वो इतना बेढंगा मैकेनिज्म अनाउंस किया गया है कि लोग उसमें जलील हो रहे हैं। मतलब आपने कहा कि आप पोर्टल पे जाएं और आप अपना पीओसी नाइकॉप अपलोड करेंगे और आपके कंसर्न कमिश्नर को ऑटोमेटिकली ईमेल चली जाएगी। ओ भाई, अल्लाह का नेक बंदा कमिश्नर अपनी ईमेल देखेगा तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। और इतने अरसे में जो बाहर से अमेरिका से, लंदन से या ओवरसीज पाकिस्तानी आया हुआ है वो बेचारा जलील होके रह गया। लोगों की अप्रूवल ही नहीं आती। मुझे नहीं समझ आई कि जो मैकेनिज्म 30 जून 2024 को अवेलेबल था फॉर नॉन रेजिडेंट, उसको क्यों खत्म किया गया, उसके पीछे क्या मंतक थी। बट प्रॉब्लम एफबीआर में है। अगर
अगर एफबीआर चीजों को अंडरस्टैंड करना शुरू कर दे तो चीजें बहुत बेहतर हैंडल कह रहे हैं होंगी। साहब आप, और सिर्फ एफबीआर ही नहीं, हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स में प्रॉब्लम्स तो मौजूद हैं जिन्हें हल तलब जो है वो कोई हल जो है उनका ज़रूरी है और निकलना चाहिए। बहुत शुक्रिया एहसन मालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मईशत, और भी कह रहे थे कि लेजिस्लेशन का मसला नहीं है, एफबीआर का मसला है। तो फिर एफबीआर को अपने अंदर जो काली भिड़े मौजूद हैं उनको देखना होगा, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बहुत से अहम इश्यूज हैं जिस पे बात होगी आज के प्रोग्राम में। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, और 2024 की क्योंकि बात ही हो रही है, इख्तिताम पजीर होने जा रहा है, तो क्यों ना दुनिया के अमीर तरीन लोग जो हैं 2024 में जो रहे हैं उनका नाम कर लिया, क्योंकि हर साल नई लिस्टें बनती हैं। जो टॉप पे होते हैं वो समटाइम नीचे आ जाते हैं, जो नीचे होते हैं वो टॉप पे चले जाते हैं। तो टॉप अर्नाल्ड है सबसे पहले नंबर पर, टॉप 1 पर ये रहे हैं, और इनका फैशन और कॉस्मेटिक्स ब्रांड्स हैं इनके, और ये नंबर 1 पर अमीर तरीन सेफोरा और लुई विटॉन की सल्तनत की निगरानी करते हैं, जो कि जितने भी ब्रांड कॉन्शियस लोग हैं, ब्रांड पसंद करने वाले लोग हैं, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन से ब्रांड्स और इनकी अहमियत क्या है। और ये एक ऐसी दौड़ है जिसके अंदर मेरे ख्याल में कोई भी जीत नहीं पाता, बिल्कुल ऐसा सभी है, उसके अंदर अपना हिस्सा डालते हैं। तो दूसरे नंबर पे है जी इलॉन मस्क, वन एंड ओनली। उन्होंने भी 6 कंपनियां बना दी हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला है, रॉकेट प्रोड्यूसर स्पेस एक्स है, इस तरह की कंपनियां बनाकर उन्होंने भी दूसरी पोजीशन जो है वो हासिल किया। अमीर तरीन शख्स की लिस्ट में वो दूसरे नंबर पर आ गए। ऐसा ही है। उसके बाद जी तीसरे नंबर पर आ रहे हैं जेफ बेजोस, और अमेज़न के मालिक हैं, और अमेज़न को कौन नहीं जानता, बिल्कुल ऐसे ही है। और जेफ बेजोस 1994 में अपनी सेटल गैरेज से ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न की बुनियाद रख चुके हैं, और आज वो दुनिया की नंबर 1 वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बेशुमार, मतलब वहाँ पे शायद हज़ारों लाखों में प्रोडक्ट्स बेची जाती हैं। बिलियन ऑफ डॉलर का बिजनेस होता है, और हर गुजरने वाले सेकंड्स में जो जेफ बेजोस हैं उनकी जो मालियत है, जो उनके असासे हैं, उसमें मिलियन ऑफ डॉलर्स का इजाफा होता जाता है। तो ये है जेफ बेजोस जो कि तीसरे नंबर पे हैं अमीर 3 लोगों में। चौथे नंबर पे हैं जी मार्क ज़करबर्ग, बिल्कुल जी, वो भी अमीर तरीन शख्स करार पाए हैं। 2024 में उन्होंने फेसबुक शुरू किया था, और फिर उसके बाद वो जो दौलत की दुनिया में कदम रखा उन्होंने, उसके बाद वो बढ़ती चली जा रही है। अभी तो वो चौथे नंबर पर आ रहे हैं दुनिया के अमीर तरीन शख्स करार पा रहे हैं। और 19 साल के थे मार्क ज़करबर्ग जब उन्होंने शुरुआत की थी मेटा की, फेसबुक की। और उसके बाद लैरी एलिसन हैं, और चेयरमैन चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर और सॉफ्टवेयर कंपनी ऑरेकल के शरीक बानी भी है, जिनमें से वो सिर्फ 40% से कम के मालिक है, लेकिन बहरहाल 5वें नंबर पर ये भी आ रहे हैं अमीर तरीन शख्स दुनिया के। उसके बाद बारी आती है वॉरेन बफे की, और ये भी उन लोगों में शामिल हैं। ऑरेकल ऑफ ओहामा के नाम से जाना जाता है इनको, और वॉरेन बफे अब तक के सबसे कामयाब सरमायाकारों में से एक है, और अपनी दौलत में मुसलसल ये भी इजाफा कर रहे हैं। 6ठे नंबर पर 2024 में ये रहे, और 7वें नंबर पर आते हैं जी बिल गेट्स जी। और बिल गेट्स ने सॉफ्टवेयर फर्म माइक्रोसॉफ्ट से अपनी खुशकिस्मती का आगाज़ किया है। दर्जनों होल्डिंग्स में उन्होंने अपना शुमार करवाया है, और फिर फर्म रिपब्लिक सर्विसेज और ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी उन्होंने शुरू की है। और इस तरह से बिल गेट्स 7वें नंबर पर आ रहे हैं, अमीर तरीन लोगों के अंदर उनका नाम शामिल हो चुका है। उसके बाद बारी आती है जी 8वें नंबर पे स्टीव बाल्मर की, और स्टीव बाल्मर माइक्रोसॉफ्ट के आला ताकत वाले साबिक CEO हैं, जिन्होंने 2000 से 2014 तक कंपनी की क़यादत की और उसे शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया। उसकी दौलत में इजाफा किया, उसकी सेल में, उसके प्रोडक्शन में, और उसके जो फॉलोअर्स हैं उसमें कई गुना इजाफा किया। तो वो भी अपने आप को 8वें नंबर पर ले आए हैं 2024 में दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात के अंदर। और फिर बारी आती है भारतीय मुकेश अंबानी, जो कि 9वें नंबर पर हैं जी। मुकेश अंबानी भी रेवेन्यू अलायंसेस इंडस्ट्रीज़ की सरबराही करते हैं और चलाते हैं इसे, और ये पेट्रोकेमिकल, तेल और गैस, टेलीकॉम, रिटेल, मीडिया और मालियाती खिदमत में बहुत सारी दिलचस्पी वो रखते हैं, और इस तरह की बहुत सारी फर्म्स जो हैं वो चला रहे हैं। लेकिन जिस तरह की शादी उन्होंने अपने बेटे की थी, लगता नहीं है कि वो 9वें नंबर पर के पहले नंबर के अमीर शख्सियत हैं, क्योंकि दुनिया भर की जो सेलिब्रिटीज हैं, चाहे वो शोबिज़ से हो, लगता है जुनैद के शायद इंडिया और पाकिस्तान में शो ऑफ करने का कुछ ज़्यादा ट्रेंड भी है, तो शायद इस वजह से, और उसे नेशनल मैरिज भी डिक्लेयर किया गया था मोदी सरकार की तरफ से। और वो जितने भी गेस्ट थे, जाहिर बात है
आप दुनिया की इतने बड़ी सेलिब्रिटीज़ को इनवाइट करते हैं अपने मुल्क में, जानी मानी शख्सियात को इनवाइट करते हैं, तो वो सिर्फ अकेले नहीं आते, रेवेन्यू भी आता है, रेवेन्यू भी उसके लेकर साथ, आते हैं, exactly. बिजनेस भी लेकर आते हैं, ट्रस्ट लेवल भी बिल्ट होता है। तो ये उनका एक अंदाज है मुकेश अंबानी का, और ये अच्छी बात है मेरे ख्याल में। अगर आपके पास इतनी दौलत है तो आपको लगानी भी चाहिए, और फिर आपके मुल्क का नाम भी तो हर जगह पर गूंजता है। बिल्कुल, और आपके मुल्क का नाम भी हर जगह पर गूंजता है। तो ये जो उनका तरीकाकार था, जो वर्कर्स हैं उन्हें भी बहुत नवाजते हैं, उनके लिए बहुत देखभाल करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, तो ये एक अच्छा पहलू है उनकी शख्सियत का। बिल्कुल जी। और उसके बाद आते हैं 10वें नंबर पर लैरी पेज, और ये 2019 में गूगल की बुनियादी कंपनी अल्फ़ाबेट के CEO के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया इन्होंने, लेकिन वो बोर्ड के रुकन रहे हैं, कंट्रोलिंग शेयर होल्डर भी रहे हैं। और ये 10वें नंबर पर आते हैं अमीर तरीन अशखास की। ये दुनिया की इतनी अमीर तरीन शख्सियात, कारोबारी शख्सियात, लेकिन हमारी कारोबारी शख्सियात परेशानी का शिकार रहीं। जिस तरह से तमाम सेक्टर्स में चैलेंजेस रहे, ताजरों को भी बहुत से मसाइल का, परेशानियों का, चैलेंजेस का सामना रहा, और आरा भी बटी हुई हैं। हम देखते हैं कि कुछ रहनुमा हैं जो कि कहते हैं कि हमारे लिए बड़े मसाइल हैं, कुछ ऐसे रहनुमा भी हैं जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि जी हालात ही ऐसे थे, गवर्नमेंट के पास ऑप्शन ही नहीं थी। तो असल मुद्दा क्या है, मसाइल क्या है, ये जान लेते हैं। नईम मीर, मरकजी चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान, हमारे साथ मौजूद हैं। तो नईम मीर साहब, आप इसे जान लेते हैं, क्योंकि कारोबारी हल्का ये कहता है कि बदतरीन साल रहा 2024 का। ऑल ताजर इत्तेहाद कराची वाले अतीक मीर वो ये कहते हैं कि 40% मुलाजमीन जो हैं वो उन्हें मुलाजमतें उनके लिए नापैद हो गई, फिर 80% ताजरों के लिए अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गए, जो अखराजात के अंबार लग गए और उनके वसाइल उतने नहीं थे। तो क्या जो इस वक्त कराची के ऑल ताजर इत्तेहाद कह रहे हैं अतीक मीर साहब, वो दुरुस्त है, या जो गवर्नमेंट कहती है वो दुरुस्त है? आप क्या मानते हैं 2024 ताजर बरादरी के लिए कैसा रहा? देखें, बात यह है कि जो रियासत पाकिस्तान है वो तो एक संगीन मुआशी सूरत हाल से दो चार रही है, और इस सूरत हाल के अंदर रियासत का डिफ़ॉल्ट से बच जाना ही एक बहुत बड़ा मौज़ा था। और मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया, बल्कि पाकिस्तान ने अपनी अपनी बैरूनी कर्ज़ों की अदायगियों की जो ज़िम्मेदारियाँ थी वो भी पूरी की, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कर्टेल किया, बल्कि उसको सरप्लस किया, और उसके नतीजे में आपने देखा कि डॉलर का इस्तेहकाम हुआ। ये डॉलर जो था ये शुतर बेमुहार हो चुका था, और बुनियादी सबब और बुनियादी वजह महंगाई की इस डॉलर की जो अदम इस्तेहकाम था ये था। लेकिन वो जो ताजर दोस्त पॉलिसी की बात होती है मीर साहब, उसका क्या किया जाए? वो कहते हैं कि ये शबखून मारा गया है, टैक्सेस की भरमार की गई है, बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें जिसमें किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन है या कुछ बेचना हो, औकात कार में मसाइल रहे, कभी स्मोक की वजह से, कभी लोड शेडिंग की वजह से मार्केटों को बंद कराया गया, टैक्सेस की भरमार हुई। तो ये सारे वो चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से ओवरऑल ख़ासतौर पर कराची के ताजर तो बहुत नालायक दिखाई देते हैं। आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट को ख्याल करना चाहिए था, बेहतर किया जा सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा हुआ नहीं? नहीं, ये वो जिन साहब की आप बात कर रहे हैं ये उनकी नहीं, स्पेसिफिकली उन साहब को साइड में रख दीजिए। मैं जनरल एक बात कर रहा हूँ, एक आम ताजिर की जिसको इन चैलेंजेस का सामना रहा है। मीर साहब, नहीं, ये जो दुहाइयाँ दी जा रही है ना, ये एक रटी रटाई टेपें हैं जो चला दी जाती हैं, जाहिर है एक बयानिया बनाने के लिए। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि प्रेशर तो ज़रूर है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ ये देखें कि अगर आपका मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट ज़दा हो जाता तो ना आपके पास बिजली होती, ना मैं आप और यहाँ पर बैठकर ये जूम पर मीटिंग कर सकते, एक दूसरे से बातचीत कर सकते, हमें तो कुछ भी दस्तयाब नहीं होना था। यहाँ पर पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत हो जानी थी, फैक्ट्रियाँ बंद हो जानी थी, यहाँ पर मजदूर जो हैं वो इतने बेरोजगार हो जाने थे। ये जो मंसूबा है जिस पर तमाम वफाकी वज़रा भी काफ़ी पुरज़्म दिखाई दिए, वज़ीर आज़म लीड करेंगे, क्या लगता है कि इसमें ताजरों के लिए भी आसानियाँ पैदा होंगी, इसमें बेहतरी आएगी? जी बिल्कुल, डेफिनेटली जब मईशत का पहिया चलेगा तो सारे उससे मुस्तफ़ीद होंगे। असल जो मसला है वो तो ये है कि कारोबार को चलना चाहिए, और आपने तमाम वज़रा की जो बात सुनी उसमें मुझे तो एक ही कदर मुश्तरक नज़र आई कि हर कोई इस्तेहकाम चाहता है, और ख़ास तौर पे सियासी इस्तेहकाम जो है
वो मुआशी बेहतरी के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर इस सियासी इस्तेहकाम को हम बरकरार रखते हैं और पॉलिसीज़ का तसलसल रहता है, तो कोई वजह नहीं है कि आइंदा 5 साल के अंदर हम एक बड़ी मुख्तलिफ जो है वो पोजीशन पे खड़े होंगे। लेकिन नहीं मीर साहब, इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि 5 साल तक ये गवर्नमेंट रहे ताकि इस मंसूबे को पाए तकमील तक पहुंचाया जा सके और उसके समरात आवाम तक पहुंच पाए। जाहिर है जी, ये गवर्नमेंट को अब अपना टर्म जो है वो पूरा तो करना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो एक मास्टर प्लान होता है उसको तब्दील नहीं होना चाहिए हुकूमतों के तब्दील होने से। अगर हुकूमतें जो हैं वो बदल भी जाती हैं, जाहिर है पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है और ऐवान के अंदर जो अक्सरियत है जिस पार्टी को मुयस्सर होगी वही हुक्मरान होगी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो मुआशी एजेंडा है उसको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, बिकॉज ये इसके अलावा कोई चारा नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं नईमीर साहब, बहुत शुक्रिया। आप सबको साथ लेके चलना होगा, तमाम स्टेक होल्डर्स को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी होगी और इस तरह का जो प्लान है उम्मीद करते हैं कि 2029 तो इसका इख्तिताम है, लेकिन उससे पहले ही बेहतरी के असरात आवाम तक पहुंचना शुरू हो जाए। आप बार-बार कह रही हैं कि प्रायोरिटी के ऊपर एग्जैक्टली प्रायोरिटी आपको लग रहा है कि हुकूमत जल्दी जा सकती है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन क्योंकि हमारा रवैया यही रहा है कि हम एक गवर्नमेंट बनती है और फिर उसके बाद अपोजिशन जो है वो हुकूमत को गिराने के लिए तमाम कोशिशें और काविशें करती है और बिलाखिर हुकूमत गिरती है और फिर दोबारा इलेक्शन और दोबारा हुकूमत जो बनती है। सारों को उन्होंने बिल्कुल कर दिया है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये हुकूमत कुछ साल लगा जाए ताकि अब जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं उनको पाए तकमील तक पहुंचाया जा सके। और अगर हुकूमत नहीं भी रहती है, कोई नई हुकूमत भी आती है, तो जो पुरानी पॉलिसीज बनाई गई होती है, पुराने मंसूबे बनाए गए होते हैं, उनको पाए तकमील तक पहुंचने दिया जाए। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद बात होगी 2024 के कामयाब ड्रामों की, फिल्मों की, लोगों ने कितना पसंद किया, किसे पसंद किया। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक। और बात हो जाए कुछ कामयाब फिल्मों की, कामयाब ड्रामा। लेकिन आपके इल्म में है कि अभी रिसेंटली बच्चों की पसंदीदा जो मूवी है लायन किंग का तसलसल, फिल्म मुफासा, लायन किंग ने बेबी जान और पुष्पा 2 को भी पीछे छोड़ दिया है और ये बहुत बड़ी कामयाबी है इस मूवी के लिए। भरपूर इसको और आपने देखा होगा जो हमारे किंग खान है शाहरुख खान, वो भी इसको अपनी ज़िंदगी के साथ रिलेट करते हुए नजर आए हमें कुछ दिन पहले जब उन्होंने बात की कि मुफासा जो है बिल्कुल मेरी ज़िंदगी, मेरी स्ट्रगल और फिर मेरी कामयाबियों के ऊपर। जो बैकग्राउंड वॉइस है, वॉइस ओवर है, वो भी शाहरुख खान ने ही किया और महज 10 दिन के अंदर 1 खरब का बिजनेस करने में मूवी कामयाब हुई है। कुछ झलकियां देखते काफ़ी मिलती जुलती है ना ये कहानी। ये कहानी है मुफासा की। तो ये जो लास्ट वो शाहरुख खान का, किंग खान का एक अंदाज था, बड़ा खूबसूरत अंदाज और बहुत ही पसंद किया जा रहा है। और हमारे साथ नूर फातिमा मौजूद है, क्यों ना हम उन्हीं से राय ले लें। नूर, वेलकम टू शो कहेंगे। थैंक यू। नूर, बहुत बिजनेस भी किया इस मूवी ने और फिर बड़े बड़े अदाकार जो हैं उन्होंने एक लायन किंग का एक जो इंडियन वर्जन था वो हिंदी वर्जन जो वो हमें दिखाया है। बड़ा देखिए, ओरिजिनली तो ये लायन किंग जो हम बचपन से हम सब ने ही देखी हुई है, उसका एक प्रीक्वल है। फिर 2019 में भी ये दोबारा से बनकर आई, सिनेमाज ने बहुत बिजनेस किया। तब भी इंटरेस्टिंगली इंडिया के अंदर इसका जो वॉइस ओवर था वो शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान ने किया। उसके बाद अब जब हमने ये वाला प्रीक्वल देखा है जो मुफासा की कहानी है, 2 भाइयों की कहानी है, सो हमने जो पहले देखा वो हमने सिम्बा की देखी थी कहानी, जो सिम्बा के ऊपर था, जो मुफासा का बेटा था। ये मुफासा की अपनी कहानी है। ये जो इक़दाम है शाहरुख खान को ऐड कर रहे हैं, उनकी आवाज़ को ऐड कर रहा है, मेरे ख्याल में कामयाबी के चांसेस तो 50% से ज़्यादा पहले ही वो डिसाइड हो जाते हैं कि ये फिल्म पिटने नहीं वाली, नहीं पिटेगी। और मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि इस फिल्म के अंदर जो मुफासा है, इसके अंदर शाहरुख खान के दोनों बेटों ने भी वॉइस ओवर किया है। तो आर्यन खान और इब्राहिम ने भी किया है। कोई एक छोटा मुफासा बना हुआ है, तो कोई सिम्बा बना है। सो उनके लिए तो एक फुल फैमिली रियूनियन। और फिर जब शाहरुख खान ने रिलेट कर दिया खुद की जिंदगी के साथ कि मुफासा बिल्कुल मेरी अपनी कहानी है, तो वो मोनोलॉग बहुत इंटरेस्टिंग था, बड़ा पावरफुल मोनोलॉग है। अभी ऑडियंस ने सुना दिया जिस तरीके से वो कह रहे होते हैं कि ये मेरी कहानी है, मैं किंग हूँ। तो शाहरुख खान तो किंग खान जाने ही जाते हैं। किंग खान बनने के पीछे बड़ी स्ट्रगल थी शाहरुख खान की, और जो इस मूवी के अंदर मुफासा की जो स्ट्रगल दिखाई गई है, शाहरुख खान उसको रिलेट करते हैं कि मैं कुछ रिलेट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, बिल्कुल आउटसाइडर होना। और इस मूवी में भी ये रिफ्लेक्ट करता है कि मुफासा वाज एन आउटसाइडर होकर वो आते हैं, पूरे क्लैन में अपने आप को शामिल करते हैं, फिर वहाँ पर एक और स्ट्रगल वो अपनी करते हैं, किस तरह उस पूरे क्लैन का बादशाह बनते हैं, फिर उनकी फैमिली होती है,
अभी तो ये स्टार्ट है, बिल्कुल अभी देख रहे हैं कि इब्तदाई 10 दिनों में 1 खरब से ज्यादा का बिजनेस हो चुका है। तो ये कहाँ पे जाके रुकेगा मामला, क्योंकि बेबी जान पुष्पा 2, खैर पुष्पा 2 वालों से तो माजरत है कि जो मूवी उन्होंने बना दी है उसको देख के इंतहाई मायूसी भी हुई है और लगता नहीं है कि ये पुष्पा 1 का सीक्वल है, तो उनको तो पीछे छोड़ दिया। अच्छा, उसमें आपको जो पुष्पा मुझे लगता है ज्यादा पसंद, जो बिल्कुल टेढ़ा होकर चल रहा था, वो पार्ट 2 के अंदर ना पसंद हो गया है। इतनी देखिए उसमें ये है कि हम इंडियन ऑडियंस कुछ कह नहीं सकते, उनका एक अपना फ्लेवर है, उनकी जो तमिल इंडस्ट्री है उधर एक्शन होता ही है सर। स्टोरी लाइन कभी कभार समझ नहीं आती कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, कन्वे क्या करना चाह रहे हैं, बट ओवरऑल एक वाइब उसकी बड़ी अच्छी थी। ऑडियंस बहुत कनेक्ट करती है इनकी तेलुगु सिनेमा से, और जो भी इनकी तमिल सिनेमा होती है, दे आर वेरी कनेक्टेड। अच्छा, अब इंडियंस भी उससे जरा भाईजान की बात हो जाए, सल्लू मियां की एंट्री हो रही है ईद, बात होती है किंग खान की, तो वहां पर अगर हम भूल जाएं सल्लू भाई को तो ये गलत है। और सल्लू भाई की भी मूवी आ रही है जी, सलमान खान सिकंदर धांसू एंट्री हो रही है ईद के मौके पर। आपको पता है सलमान खान की हर साल आती है मूवी, और इस बार सिकंदर की बारी है जी। अच्छा, सलमान खान की जो सिकंदर है, लगता नहीं है कि किंग खान की मूवी को उतना वो दे पाएगी, या आपको लगता है कि सलमान खान की मूवी ज्यादा ऊपर जाने वाली है? इसमें तो सलमान खान पूरी तरह नजर भी आ रहे हैं, उनका टीजर है, उनके साथ देख लेते हैं ना पहले, उसके बाद हम इसके ऊपर बात करते हैं कि कैसी मूवी है। पहले इसकी कुछ झलकियां। स्टाइल है सल्लू भाई का, वो हमेशा की तरह एक्शन से भरपूर फिल्म है। आपने मूवी की स्टोरी मुझे तो अभी तक समझ नहीं आई, क्योंकि बहुत छोटा ट्रेलर था, ट्रेलर के अंदर कुछ सस्पेंस छोड़ा है। लेकिन एक चीज है, ये टीजर है, ऑडियंस को टीज करने के लिए भी फुल फ्लेज ट्रेलर आना है। फुल फ्लेज ट्रेलर में वो बकायदा एक्सप्लेन करेंगे। इनके साथ रश्मि मंदाना है, बहुत हिट है, जो पुष्पा 2 में भी आपको नजर आई है, पुष्पा में भी नजर आई है, शाइन। लेकिन एक चीज है नूर के, हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से सल्लू भाई को अच्छी बड़ी हिट दे नहीं पाए, बल्कि बड़ी तनकीद होती है। कोशिश करते हैं तमिल मूवीज की भी कॉपी करने की, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंडस्ट्री फ्लरिश कर गई है, कामयाब फिल्में भी और अब तो कोलैबोरेशन भी शुरू कर दिया है। आई थिंक इसका बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि इंडिया के पास, या हम अगर बॉलीवुड सेंट्रिक फिल्म्स बात करें या इंडियन सिनेमा की बात करें, तो उनकी स्टोरी लाइन बहुत वीक हो चुकी है। तो उनको नजर आ रहा है कि बड़े नाम से बिल्कुल बड़ी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, और हम देखते हैं छोटे बजट की मूवीज, छोटे एक्टर्स की मूवीज बहुत अच्छी चली जाती हैं, उनकी एक्टिंग बड़ी अच्छी होती है, सब्जेक्ट बड़ा अच्छा होता है, लेकिन बड़े हीरोज वो शायद एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते। अब पहले की तरह उनका वो चार्म नहीं रहा शायद अवाम के ऊपर। चार्म तो अभी भी सल्लू भाई का वो है ही है, मतलब मैं आई वुड डिसएग्री अ बिट के उनका चार्म खत्म हो गया, चार्म उनका बिल्कुल वहीं पर है। शायद ये कि वो हिट नहीं दे पा रहे, तो वो जो कनेक्टिविटी है ऑडियंस के साथ वो जरा एक कम नजर आ रही है। लेकिन सिकंदर के जो हमने टीजर देखा है, इसमें टिपिकल बॉलीवुड एक्शन जो चाहिए होता है लोगों को, चलो उम्मीद करते हैं कि मूवी देखने को मिलेगी। They're kind of doing that। लॉलीवुड की बात हो जाए, यहाँ पे लॉलीवुड की बात हो जाए, जरूर ड्रामे मूवीज। हाँ जी, तो बहुत सारे जो हैं आई थिंक बहुत प्रिवेल हमने किया है। अगर हम कहें कि जी इंडिया के पास उनकी फिल्में हैं, तो पाकिस्तान के पास उनके ड्रामाज हैं, और पाकिस्तानी ड्रामाज सॉरी टू से अब इंडिया भी उनका मोहतरफ है, बहुत भी पसंद करता है। वो कहते हैं बल्कि पाकिस्तानी एक्टर्स जो है वो हमें दे दिए जाए, मतलब सॉरी इस अंदाज में देखिए मुझे जो बुरा ना मना जाए ना, कि उनको भी हम काट बनाने दें, वो इंस्पायर होते हैं, अच्छी बात है। आई थिंक जो सबसे खूबसूरत चीज़ हमारे ड्रामास की हमारी स्टोरी लाइन है, हमारी स्क्रिप्ट है, हमारी मैसेजिंग है। हम बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से अपना जो मैसेज है वो क्रॉस द बोर्ड देते हैं। हमने बहुत सारे ड्रामास देखे हैं जिसमें आपने देखा होगा कि हमारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस ने बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया है, वो फिर ग्लोबली हो, इंटरनेशनली हो, या विद इन आवर ओन कंट्री हो। कौन कौन से थे 2024 के? देखिए जी, सबसे ऊपर अगर हम सबसे पहला नाम लें तो वो इश्क मुर्शद है, ठीक है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, इसमें बिलाल अब्बास और दुरे फिशान नजर आए हैं। दुरे फिशान, यू नो, अ वेरी प्रिटी फेस, खूबसूरत शक्ल, बेबी शक्ल, एंड जस्ट इन जनरल बड़ी खूबसूरत एक्टिंग वो भी करती हैं। बिलाल ओएसटी सुनते हैं नूर, बड़ा मजे का, बहुत खूबसूरत ओएसटी है। गाने तमन्ना बहुत ही खूबसूरत गाना है ये जो ओएसटी रखा गया, और इसको सुन के ना ओएसटी को आप खो से जाते हैं। और इसमें दुरे फिशान जितनी खूबसूरत लगी है, उतना ही जो है वो हमारा हीरो भी अच्छा लगा इसमें। और हम लोग अगर इस ड्रामे को वैसे देखें तो इसकी जो रेटिंग ग्राफ है वो बड़ा ऊपर गया है। गाने की वजह से थी, ओएसटी की वजह से, या फिर वाकई जानदार एक्टिंग भी थी? इन जनरल भी बहुत अच्छा था ये। इसमें सिंध की सकाफत को बड़ा प्रमोट किया गया, वहाँ के कल्चर को, वहाँ के मामलात को। सो इफ आई एम सिटिंग इन पंजाब, में बड़ी इंटरेस्टेड होंगी वहाँ के माहौल देखने में, वो किस तरह से थोड़ा सा अहमद जहांजेब और जवेरिया के दरमियान मैच पड़ा था, वो गाने को लेकर लिखा किसने? ओएसटी मैंने लिखा, जवेरिया कहती थी मैंने लिखा, लेकिन मुझे क्रेडिट नहीं दिया गया। लेकिन आई थिंक इट वाज वन वे और द अदर। उन्होंने
घूम फिर के प्रमोशन ड्रामे को ही ज़्यादा दे दी, लोग उसमें और इंटरेस्टेड हो रहे, कोई कंट्रोवर्सी इधर उधर बन भी जाए तो लोग इंटरेस्टेड ड्रामाज में ही आ रहे। अच्छा जी, दूसरे नंबर कभी दूसरे नंबर पर मेरा फेवरेट है ये। तो मतलब मैं कहती हूँ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रामाज जो हमने देखा है, कभी मैं कभी तुम। एग्जैक्टली। इसकी क्या स्टोरी थी? इसमें फहद मुस्तफा और हानिया आमिर थे। बहुत सिंपल स्टोरी थी अबाउट हाउस होल्ड, कि किस तरह से एक घर के अंदर एक कंट्रोवर्सी की वजह से वो अलहदा हो जाते हैं, की वजह से अलहदा होते हैं। दो भाई हैं, एक ज्यादा पढ़ा लिखा है, एक थोड़ा सा निकम्मा सा था। वो जो कहते हैं ना, जो बैक बेंचर था, वो जिंदगी में आगे कैसे गया, वो स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल भी थी, स्ट्रगल करते हैं और कामयाब होते हैं। जो सबसे खूबसूरत ओएसटी सुनते हैं ना, ताकि हमें ओएसटी बहुत समझ आ जाए। वेरी नाइस। ये एक्टर हैं, फहद मुस्तफा हो या फिर हानिया आमिर हो, तो ये ड्रामा इनकी वजह से हिट हुआ लगता है। और एक्टिंग भी बहुत अच्छी किया है, ऐसे लग रहा था कि रियल है लाइफ स्टोरी। मुस्तफा ने तो इसकी कामयाबी के बाद ये कहा भी था कि मेरे पे ना अल्लाह का बड़ा करम है, हर एक डेकेड के बाद अल्लाह मुझे एक अच्छा ड्रामा दे देता है और मैं उससे बहुत आगे जाता हूं। बासलाहियत एक्टर भी हैं इसमें, कोई शक नहीं। और हानिया आमिर ने भी हक अदा किया। और फहद मुस्तफा का मुझे याद है एक्टर इन लॉ एक मूवी आई थी और उसमें जो उन्होंने अदाकारी कर छोड़ी थी, मतलब आप देख के एक एक सीन एंजॉय करते थे। पाकिस्तान में बड़े अरसे के बाद एक अच्छी मूवी उन्होंने दी थी। इसके बाद तीसरे नंबर पर है जर्द पत्तों का बन। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम भी है। इसके अंदर हमारे पास सज्जल अली और हमजा सुहेल हैं। सज्जल अली ऑफ कोर्स, किसको नहीं पसंद सज्जल, इंटरनेशनल रिकग्निशन रखती हैं वो। हमजा सुहेल इज डन ग्रेट वर्क, मतलब यंग एक्टर हैं लेकिन ही इज मेकिंग अ ग्रेट मार्क। और इसका ना मैसेज बहुत अच्छा है। इसका भी ओएसटी पहले सुन लेते हैं ताकि हमारी ऑडियंस भी एंजॉय करे इस चीज को। ये भी एक अच्छा ओएसटी था, लेकिन जो पहले दोनों ड्रामे उनका ओएसटी ज्यादा अच्छा था, तो ये ड्रामा सुपर हिट थे। लेकिन इस ड्रामे का मैसेज बहुत अच्छा है। आबादी की तेजी, ओवरऑल फैमिली प्लानिंग, किस तरह से मामलात। अच्छा, पता है नूर, बात क्या है, अब हम लोग ऑलरेडी इन मसाइल का शिकार है, तो हमें ड्रामे में भी अब वही चीज नजर आ रही, तो हमें पसंद नहीं आई कुछ खास, कि हम यार यही चीजें देख देख के बहुत सारे लोगों को पसंद भी आई। ओवरऑल इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी दोनों की, वेरी रियलिस्टिक, वेरी रियल। और नेक्स्ट ड्रामे पे आ जाते हैं, जाने जहां। और इसमें ऑफ कोर्स आयजा खान है मरकजी किरदार में। आयजा खान का सबको ही पसंद है, कम ड्रामास कर रही हैं आजकल। अच्छा, वो ड्रामा तो नहीं जिसमें बड़ी रूड और बड़ी अक्खर सी लड़की, बिल्कुल ही वही है जिसमें उनको बड़ा हाई प्रोफाइल और उस तरह का। ये भी देख लेते हैं, इसका देख लेते हैं और ड्रामा भी झलकियां भी देखते हैं। ये वो 2024 के ड्रामे नाज़रीन जिन्हें बहुत पजीराई मिली है, आवाम ने पसंद किया है, उनके ओएसटी मशहूर हुए। और नूर फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। जरा पोस्टमार्टम किया जा रहा है इन तमाम ड्रामों का, एक एक करके इन ड्रामों के अंदर किस किस ने अदाकारी की, कैसी पजीराई इनको मिली। तो अगली बारी किसकी है नूर? अगली बारी है नूर जहां की। अरे वाह, मतलब ऑफ कोर्स मेरा नाम भी इसमें एडेड है, मैं तो इसको तारीफ करूंगी। नूरे जहां था, सॉरी नूरे जहां, आई एम सो सॉरी, नूरे जहां था। और साउंड में रिमाइंड में आ रहा है, इतना हाइप थी। आई एम श्योर आप लोगों को याद होगा, इतनी कंट्रोवर्सी, सास बहू का ड्रामा, बट अगेन एंड पर आकर दे गिव अ वेरी नाइस मैसेज इन टर्म्स ऑफ के यूनिटी किस तरह होनी चाहिए, जो खानदानी लड़ाइयाँ हैं उनको कैसे खत्म करना चाहिए। कास्ट इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, कुबरा थी। अच्छा, नूरे जहां में कौन कौन था? इसमें सबा हामिद थी, कुबरा खान थी, और इस टाइप के नाम थे जिनको आप देखना भी चाहते हैं। अच्छा, ये चौथे नंबर का ड्रामा है। अच्छा, एक ड्रामा नुमान इजाज का और सवेरा नदीम का था, जो कि बड़ा कंट्रोवर्सी भी थी और वो बड़ा देखा भी गया। हाँ जी। क्या वो हमारी लिस्ट में शामिल है? नहीं, वो अभी बिल्कुल रिसेंट में था, तो इसलिए हमने उसको जरा थोड़ा सा रखा। अच्छा, वो कौन सा ड्रामा था? उसका नाम क्या है? उसका नाम बिस्मिल था। बिस्मिल था, हाँ, वो काफी सोशल मीडिया पे बहुत चला। और वो जो एक अमूमी मामला होता है दूसरी शादी वाला, उसमें वो है, तभी जुनैद को बहुत पसंद आया। ओ माय गॉड, मैं भी सोचूं ड्रामे देखते नहीं है, तो जुनैद को अचानक से एक ड्रामा ऐसा कौन सा याद आ गया है कि सब जुनैद कह रहे हैं हम बिस्मिल को शामिल कर लें। लेकिन उसके अंदर भी एक मैसेज था, उसके अंदर आपकी पसंद का मैसेज था, इशार दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। जबरदस्त, अगर ये मैसेज था तो बहुत अच्छा ड्रामा है और मैं इसको जरूर देखूंगी। आप उसको देखिएगा भी और बल्कि अपने हस्बैंड को भी दिखाइएगा। नहीं, उनको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आपने देख लिया ये। अच्छा नूर, ये जो मर्द हजरात होते हैं, इनको ऐसे ड्रामास पसंद होना जिनमें दूसरी शादी हो रही है, इवन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे हैं, ऐसे ड्रामास क्यों पसंद होते हैं? बड़ी पजीराई देते हैं। जो वो रियलिटी में नहीं कर सकते, वो देख के खुश हो जाते हैं, वो वहां से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं। उसके बाद जेंटलमैन ने बहुत पजीराई हासिल की, एक अच्छी, हम लोगों ने एक डिफरेंट लुक देखी। ऑफ कोर्स खलीलुर रहमान साहब का था, आई एम नॉट गोना कमेंट ऑन हिम इन जनरल, लेकिन ओवरऑल बड़ा ये पसंद किया गया ड्रामा। इसका ओएसटी भी बड़ा स्ट्रॉन्ग था, विजुअल्स बड़े स्ट्रॉन्ग थे इसके, ओवरऑल किरदार भी बड़े अच्छे थे। तो मतलब मुझे ये देखकर बड़ा अच्छा लगा कि हमने एक डिफरेंट टाइप का ड्रामा दिखाया, हम सास बहू वाली चीज में से निकले, सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक खई ड्रामा लगा था, वो भी खई भी था, पश्तून कल्चर के ऊपर था, जिसमें खई ड्रामा
कुरैशी का और तो उसके नाम अंदर बड़ा पॉपुलर हुआ था चिनार खान के नाम से। चिनार खान, वो बड़ा ड्रामा जो उन्होंने पश्तून कल्चर को दिखाया था, जिसमें पश्तून थोड़े नाला भी नजर आए। उन्होंने कहा कि हमारा कल्चर ये नहीं है जो आप लोगों ने दिखा दिया। ये डिबेट भी हुई थी। इनफैक्ट उनकी ना वाइफ की और फैसल कुरैशी और उनकी वाइफ बड़ी मजे की वीडियोस इंस्टा पे लगाते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। तो फैसल ने जेनेरिकली उनसे अपनी पॉडकास्ट में एक दिन पूछा कि मैं इतने किरदार करता हूँ तो मैं सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है? कहती चिनार खान, वैसे ही रहा करो, कम बोलते हो, टू द पॉइंट बोलते हो। तो मुझे वो चीज, और उसमें जो ड्रेसिंग थी ना, मैंने वो ड्रामा कुछ देखा क्योंकि मुझे पश्तून कल्चर देखना था, तो मैं वो ड्रामा देख रही थी। उसमें जो चुनिट्स वाले बाजू और डिफरेंट ड्रेसिंग, मुझे वो बड़ा अच्छा लगा कि यार ये कल्चर। अगली बारी किस ड्रामा में? उसके बाद है मन जोगी। बिल्कुल। इसमें कास्ट कौन थी? इसमें कास्ट में हमारे पास बिलाल अब्बास थे, सबीना फारूक थी, गोहर रशीद थे। ऑफ कोर्स इन जनरल आल्सो कम किस्तों पर था, अच्छा मज़ेदार ड्रामा था, लोगों ने एंजॉय किया ओवरऑल। कि मतलब मैं कभी कभी कहती हूँ कि चीज़ें ना बहुत ड्रैग हो जाती हैं, तो उन्होंने उस चीज़ को बहुत जहन में रखा कि स्टोरी कंट्रोल में रही, कंट्रोल स्टोरी बैलेंस करके ये लेकर चले, तो बड़ा इंटरेस्टिंग था इसको देखना। और सारी अच्छा जी, इसके बाद क्या है हमारे पास? इसके बाद मेरे पास स्टैंड अप गर्ल है। स्टैंड अप गर्ल है जी। स्टैंड अप गर्ल सबको बड़ा मज़ेदार लगा। इस गाने की कहानी भी बड़ी, ड्रामे की कहानी भी बड़ी मज़े की थी। ओवरऑल नाजरीन को जो है ये ड्रामा पसंद भी बहुत आया। तो मतलब एक स्टैंड अप गर्ल अपने में ही एक बड़ा। उसके बाद जफ़ा भी था, जफ़ा एक ड्रामा था। इस तरह के ड्रामास जो हैं मतलब वो बीच बहुत सारे में। अच्छा, एक नूरे जहां था, एक जाने जहां था। दो ड्रामास जाने जहां मिलियर नेम्स बिल्कुल आए थे ड्रामास इंडस्ट्री के अंदर। जाने जहां में तो ऑफ कोर्स आयजा खान को भी आप देख सकते हैं कि वो मरकजी किरदार में थी। आयजा खान भी अब कम ड्रामास करती हैं, लेकिन जो करती हैं देन शी मेक्स अ पॉइंट कि वो अपना एक मार्क लीव करें वहाँ पर, तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है। आयजा जाहिर है पाकिस्तान के जो देखने वाले हैं उनके दिलों की धड़कन है आयजा। ऑफ कोर्स अब तो आयजा प्रॉपर एक्टिंग स्कूल में भी जा चुकी हैं। अच्छा, फवाद खान और माहिरा खान बड़े एक्टर्स में शुमार होता है। मर्दों में फवाद और माहिरा खान, कोई लग रहा है कि आने वाला कोई प्रोजेक्ट किसी मूवी में या ड्रामे में वो एक साथ नजर आए? ऑफ कोर्स आ रहे हैं। 2024 में तो उनकी एब्सेंट लग चुकी है। हाँ बिल्कुल, इनकी कोई उस तरह से ड्रामा आया नहीं। एंड आई थिंक अब वो लोग भी अपने आप को एक बड़ा नाम समझते हैं, वो भी एक बहुत अच्छी कहानी की फैंस का ख्याल रखना चाहिए उन्हें। मैं तो बिल्कुल चाहती हूँ कि फवाद का एक बिल्कुल ड्रामा निराश हुए हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं 2025 में उनके कुछ ड्रामास हमें देखने को मिलेंगे। फिल्म तो देखने को मिलेगी फवाद की। ऑफ कोर्स वो इंडियन सिनेमा में वापसी अपनी कर रहे हैं। उनका एक ड्रामा आया भी था, लेकिन उस पर हम बात ना ही करें तो बेहतर है। बिल्कुल ठीक, बहुत कंट्रोवर्शियल जी। 2024 जो वाइंड अप होने जा रहा है, ये 2024 और 25 के अंदर क्या उम्मीदें हैं? 2024 के अंदर कौन कौन से ड्रामे मूवीज सुपर हिट रहे? एक अवाम किस एक्टर या अदाकार या अदाकारा को देखना चाहते हैं 2025 के अंदर, वो भी हम इनसे जानेंगे। लेकिन एक ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और बात करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा डैम, चीन का वो बड़ा मंसूबा जो इंडिया को तशवीश में मुब्तला कर गया है। अच्छा, ये चीन ने तिब्बत से निकलने वाले एयरलॉन्ग दरिया पर ये जो मंसूबा शुरू किया है डैम बनाने का, इससे भारत को क्या मसाइल दरपेश है? भारत इनसिक्योर हो चुका है, लेकिन ये इनसिक्योरिटी की वजह क्या यही जानते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं हसन अब्बास साहब, माहिर आबी वसाइल। हसन साहब, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। ये यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा मंसूबा है 2024 का भी, और अब तक का सबसे बड़ा डैम बनने जा रहा है चाइना में। इनसिक्योरिटीज़ इंडिया को इतनी क्यों हो चुकी हैं? इंडिया तो खुद सैकड़ों डैम बना चुका है। जी थैंक यू वेरी मच इस बहुत अहम मौजू पे अपने प्रोग्राम में लाने का। मैंने कुछ अर्सा पहले एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने लिखा था कि इट टेक्स ह्यूमन इंटेलिजेंस, एरोगेंस एंड इग्नोरेंस टू बिल्ड ए मेगा डैम। कोई भी आप मेगा डैम उठाएं तो उसमें ये तीनों चीज़ें आपको मिलती हैं। आपको इंतहाई इंटेलिजेंट होना पड़ता है डैम बनाने के लिए, आपको इंतहाई एरोगेंट होना पड़ता है, उन नेचर के ख़िलाफ़, कुदरत के ख़िलाफ़ आपको एरोगेंट होना पड़ता है, और उन तमाम लोगों के ख़िलाफ़, उन तमाम कम्युनिटीज़ के ख़िलाफ़ आपको एरोगेंट होना पड़ता है जो कि मुतासिर होते हैं डैम से। और तीसरी चीज़ कि आपकी इग्नोरेंस है जो आपको ये काम करने में मजबूर करती है। आपको पता ही नहीं है कि आप जो काम करने जा रहे हैं उसके दूर रस्म नताइज क्या हैं। अच्छा, तो ये हर मेगा डैम की स्टोरी है। हसन साहब, हम लोग तो इसके पॉजिटिव पहलू ही देख रहे हैं कि डैम बनेगा, जाहिर है चाइना के लिए बेहतर साबित होगा, चाइना के ओवरऑल अगर हम उनके लिए देखें तो। लेकिन अगर हम देखें तो भारत जो तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हुआ है, वो कहते हैं कि बांग्लादेश इससे मुतासर हो सकता है, फिर जो चाइना की अपनी आबादी है बहुत ज़्यादा तादाद में, वो बेघर हो जाएगी। तिब्बत में रहने वाले के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो मुतासर होंगे और माहौलियाती असरात भी मुरतब होंगे। तो जो भारतीय खदशात हैं वो दुरुस्त हैं? कितना
कितना नुकसान हो सकता है इससे, अगर हम सिर्फ इसके डैम बनने के बाद की बात करें तो? जी देखिए, बात यह है ना कि हमें हमेशा ये कहा जाता है कि जी चाइना ने इतने डैम बना लिए, इंडिया ने इतने डैम बना लिए, तो हम क्यों नहीं बनाते। अब बात यहीं पे आ जाती है कि अगर डैम कोई बहुत अच्छी चीज़ है और चाइना डैम बना रहा है तो इंडिया को तो उस पर खुश होना चाहिए कि इंडिया चाइना भी डैम बना रहे हैं, हम भी डैम बनाते हैं। इंडिया वाले भी भंगड़े डालें कि जी चाइना वाले डैम बना रहे हैं। इंडिया को क्यों तकलीफ हो रही है इस डैम पे? बेसिकली ये जितने भी दुनिया में मेगा डैम है, आज तक कोई मेगा डैम किसी सोशल प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए नहीं बना। दुनिया के तमाम मेगा डैम पॉलिटिकल रीजंस के लिए बनते हैं, पावर पॉलिटिक्स के लिए बनते हैं, जियो पॉलिटिक्स के लिए बनते हैं, और वाटर को एज ए वेपन इस्तेमाल करने के लिए बनते हैं, डाउनस्ट्रीम कम्युनिटी को कंट्रोल करने के लिए बनते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है इस डैम का। कता नज़र के चाइना क्या कह रहा है कि वो डैम कितना बिजली बनाएगा, कितना ये करेगा, कितना वो करेगा, उससे कता नज़र मैं सिर्फ अब जियोपॉलिटिक्स की बात करता हूँ जिस पे इंडिया को इस वक्त तकलीफ हो रही है। ठीक है, इंडिया के अगर ये डैम बनता है तो ऑब्वियसली ब्रह्मपुत्रा जो कि इंडिया में है और यार्लिंग ज़ेंगपो रिवर है, ज़ेंगबो रिवर जो इसी रिवर का नाम है चाइना में, जिस पे ये डैम बन रहा है, ये रिवर बहुत ज़्यादा पानी, जी उसके ऊपर ये डैम बन रही है। जो तिब्बत में इस दरिया का नाम यार्लिंग ज़ेंगबो है, जबकि इंडिया में आके इसका नाम ब्रह्मपुत्रा हो जाता है, और फिर ये बांग्लादेश से गुजरता हुआ बे ऑफ बंगाल में जाता है, इंडियन ओशन। तो इससे बहुत ज़्यादा पानी इंडिया में आता है। इंडिया खुद भी इसके ऊपर डैम बना रहा है, वो बहुत बड़ा एक डैम वो इस वक्त इसके ऊपर प्लान कर रहे हैं इसी दरिया के ऊपर, जिस पे बांग्लादेश को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और अब ऊपर जब चाइना ने डैम बनाना शुरू किया तो इंडिया के तहफ़्फ़ुज़ात शुरू हो गए हैं। बात यह है कि ये वो जगह है जहाँ पे एज अर्ली एज 2020 इंडिया और चाइना की झड़पें हुई थी इलाके के तनाज़े के ऊपर, जिसमें इंडिया के 20 जो है वो सोल्जर मारे गए थे। अच्छा। और अभी रिसेंटली मोदी साहब ने एक विजिट किया उसी एरिया का, और उन्होंने कहा कि जी ये पता नहीं वो अनारचंद प्रदेश करके उस जगह का नाम है कि जी ये हमारा हिस्सा है, और चाइना ने उसके ऊपर सख्त स्टेटमेंट दी है कि ये इनका हिस्सा नहीं है और ये इलाका चाइना का है। अब चाइना उसी इलाके में ये डैम बना के इंडिया को बताना चाह रहा है कि यस आई एम देयर एंड आई एम वेरी स्ट्रांग, और अगर आप कुछ करोगे तो मैं आपके साथ ये भी कर सकता हूं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा एक और डैम यहाँ पे खड़ा कर सकता हूं। ये भी हो सकता है कि भारत को यही खदशात और यही तहफ़्फ़ुज़ात हों कि जिस तरह आपने भी कहा कि डैम जो है वो एक वेपन के तौर पर भी दीगर ममालिक इस्तेमाल कर सकते हैं, और चीन भी इसको वेपन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, ये है ही वेपन। अच्छा, यही चीज तो भारत भी हमारे साथ करता है हसन साहब। जिस चीज पे वो एतराज कर रहा है चाइना के, वही पॉलिसी वो हमारे साथ अपनाए हुए है। लेकिन हमें तो किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं, हमारे अपने अंदर इतने हिस्सों में हम बटे हुए हैं कि कालाबाग डैम हो या कोई ऐसा मंसूबा जिससे हमें फायदा होना हो, आने वाली नस्लों को फायदा होना हो, वो खटाई में पड़ जाता है। देखिए ये बात नहीं है। हमने ये जो मेगा डैम्स है ना, ये एक आउटडेटेड मतलब है कि अगर आप इसको सोशल और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको मेगा डैम्स की जरूरत नहीं है, ना पाकिस्तान में ना एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये इस बहस में हम इस वक्त नहीं पढ़ते, हम अपने उसी इंडिया वाले पॉइंट पे वापस आ जाते हैं कि इंडिया के साथ चाइना क्या कर रहा है। देखिए इंडिया के साथ चाइना ने सीरियस तरीके से इस डैम को पोर्ट्रे किया है, उन्होंने अपने 5 ईयर प्लान में इसको डाल दिया है, उन्होंने इसकी मंजूरी दे दिया है, और उन्होंने दुनिया के सामने ये चीज बहुत सीरियसली शो किया कि वी आर गोइंग टू डू इट। और उनके जो इससे पहले प्रोजेक्ट हुए हैं वो इस बात का जो है वो एक इंडिया देते हैं कि हाँ अगर कोई दुनिया में इस तरह का मुश्किल काम कर सकते तो चाइनीज कर सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ है, वो जो इनके इस वक्त वहां पे झगड़ा चल रहा है, आपका जो जियोपॉलिटिकल फाइट एक चल रही है, इलाके का झगड़ा है, मोदी साहब ने जगह का विजिट किया, चीन ने उसके खिलाफ सख्त स्टेटमेंट दी। अब वो इंडिया को निगोशिएटिंग टेबल पे लाना चाहते हैं, और निगोशिएटिंग टेबल के ऊपर लाने से पहले वो ये बता रहे हैं कि व्हाट यू कैन लूज इफ यू डोंट फॉलो अस और इफ यू डोंट एग्री टू अस। तो देखें, आप जब भी निगोशिएशन में जाते हैं आप अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करके निगोशिएशन में जाते हैं। उन्होंने अपना एक कार्ड रख दिया कि जी ठीक है, आप हमारी बात मानो, हमारे साथ कोऑपरेट करो। कौन किसको कायल करने में कामयाब होगा? जी देखिए, सीधी सी बात है, देखें जी, अगर मैं आपके साथ निगोशिएटिंग टेबल के ऊपर आके बैठता हूं और मैं अपने साथ एक पिस्तौल भी रख लेता हूं
और आप निहत्ते होके आते हैं। मैं कहता हूँ हाँ जी हमने निगोशिएशन करनी है, ये बातें इनको मान लेते हैं और मेरे हाथ में पिस्तौल भी है, तो आप चुप करके कागज पे साइन करेंगे क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं कागज आपके बात नहीं मानूंगा तो आपके पास पावर है। तो ये एक तरह की उन्होंने टेबल के ऊपर पिस्तौल रख दिया कि हाँ जी अब आके बात करो हमसे। कम से कम हसन साहब ये कुछ शायद बात है कि भारत जो हमारे साथ करता है, जो हमारे साथ भारत करता है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को अगर देखें तो चाइना वही भारत के साथ कर रहा है और टफ टाइम जो है वो भारत को मिल रहा है चाइना की जानिब से। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में सुकून जो है वो उसका डंका बजेगा अगर भारत और चाइना जो वो इस तरह से मैदान में उतरते हैं। हमारे साथ मौजूद थे और उम्मीद का अच्छा इख्तिताम हो इस प्रोजेक्ट का। दुनिया का सबसे बड़ा डैम चीन का वो मंसूबा जो कि इंडिया के लिए मसाइल पैदा कर रहा है, इस पर हमने माहिरीन की राय जानी है। और आज का नाज़रीन हमारा जो प्रोग्राम था वो आखिरी प्रोग्राम था, आखिरी प्रोग्राम इस साल का, क्योंकि 2024 इख्तिताम पजीर हो चुका है। बहुत सारी मायूसियाँ लेकर, बहुत सारे बुरे एक्सपीरियंसेस लेकर, तो ये साल जो इख्तिताम पजीर हुआ है हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और 2025 का जो आगाज़ होने जा रहा है आज रात 12 बजे नई उम्मीदों के साथ है, बिल्कुल नई दुआओं के साथ है कि अल्लाह ताला ये पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अच्छा साल साबित हो, हमारी मुआशी तरक्की के हवाले से हो या फिर हमारी जो सियासी हम देख रहे सूरत हाल वो भी इस्तेहकाम पजीर हो। मुल्क के लिए, कौम के लिए, हम सब के लिए ये साल अच्छा साबित हो। बहुत सारी दुआओं के साथ हम आपसे इजाजत तमन्नाएं आपके लिए, बेस्ट विशेस हैं और अच्छे अच्छे प्लान्स बनाइए और उनकी तकमील के लिए भरपूर मेहनत कीजिए। आपसे इंशाल्लाह रात 12 बजे बाहर मत निकल जाइएगा। नहीं बाहर निकलें लेकिन अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें और इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप एक जिम्मेदार शहरी हैं, जिम्मेदार पाकिस्तानी हैं। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा। इजाजत चाहेंगे, कल नए साल में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।